उसका नाम ही आर्य मिश्रा पंजाब है। और चाहे वो पंजाब, जैसे माननीय प्रेम जी ने बताया कि ठीक है वो पंजाब बड़ा था, बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, जम्मू कश्मीर बन गया, हिमाचल बन गया, हरियाणा बन गया, दिल्ली बन गया, मानते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हाँ जो कभी जिसको पंजाब नाम से जानते थे वो आज के पंजाब से लगभग 4 गुना था। एक अंदाजा से बोल रहा हूं, हो सकता है 5 गुना भी हो, मैं उस तरफ अभी नहीं जाता। 4-5 गुना पंजाब, उसमें जो आर्य समाज का प्रभाव था, बहुत छोटी छोटी चर्चा करेंगे, केवल एक रिकॉल कर लीजिए कि आप हैं क्या, आप किस परंपरा को जी रहे हैं, हमें कितना बड़ा गर्व है उस परंपरा को जीने के लिए। थोड़ी सी तो चर्चा होनी चाहिए। क्यों एक हम सम्मेलन करने जा रहे हैं और सम्मेलन करने का कारण भी जानना जरूरी है। क्यों करें इसको, लाखों रुपए खर्च होगा, क्या आवश्यकता करने की, फिर वही भीड़ आएगी, लंगर खाएगी, मंच पे भाषण होंगे, इसके लिए हम लाखों रुपए क्यों खर्च करें, ये भी चिंतन करना जरूरी है। ऐसा ना हो बाहर निकल करके चर्चा हो लो जी वही बात हो रही है, मतलब हुआ ही कुछ नहीं। तो समझ लेना पड़ेगा कि हम कर क्यों रहे हैं। देखिए आज हम जिस समाज में जी रहे हैं, जिस वातावरण में जी रहे हैं, उस समाज, उस वातावरण के अंदर अपनी विचारधारा का दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ी जरूरत है ये बताने की कि जिस विचारधारा को हम फैलाना चाहते हैं उस विचारधारा को जानने वाले, मानने वालों की संख्या कोई 200-400 नहीं है, लाखों में है। ये बताना भी आज के समय बड़ा भारी जरूरी है। और अगर आज आप वो बताने में असफल रहते हैं तो आप अपने आप में कमजोर होते चले जाएंगे। तो इस सम्मेलन का जो पहला मैं समझता हूँ, जो बिल्कुल एक बिना सोचे जो हमारी जरूरत है करने की, पंजाब के अंदर आर्य समाज की जो शक्ति थी वो है भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो दुनिया को दिख नहीं रही है। और उसको दिखाने की भी एक अपने आप में, किसी भी संगठन के लिए अपने आप में एक बड़ी अनिवार्य जरूरत हुआ करती है। इसलिए पहला तो इस सम्मेलन को करने का हमारा जो उद्देश्य है वो ये है ही कि आर्य समाज पंजाब प्रतिनिधि सभा एक संस्था है। आम आदमी के लिए हमारा ब्रांड तो आर्य समाज है। प्रतिनिधि सभा शब्द से शायद ही कोई जानता हो ज्यादा, लेकिन आर्य समाज नाम से हर व्यक्ति जानता है। कम से कम पंजाब में आर्य समाज का परिचय देना नहीं पड़ता कि भाई साहब हम आर्य समाजी, कौन होता है आर्य समाजी, ये लगभग परिचय नहीं देना पड़ता। ये हमारे बुजुर्गों के किए हुए कार्य का प्रभाव है आज के समय में। चाहे वो प्रधान मुख्यमंत्री हो, चाहे वो यहाँ पर कोई बड़े से बड़े अधिकारी हो, हर व्यक्ति जानता है कि आर्य समाज का पंजाब से क्या संबंध है। तो पहला उद्देश्य तो ये है कि इस सम्मेलन के माध्यम से आर्य समाज 150 साल बाद भी एक जीवन संस्था है। आर्य समाज 150 साल भी एक युवा संस्था है और आर्य समाज 150 साल बाद भी पंजाब में परिवर्तन करने की शक्ति रखने वाली संस्था है। और आर्य समाज की जो संस्थाएं पंजाब में कभी खुली थी वो आज भी सारी जीवंत है, कोई मरी नहीं है। ये दिखाने का पहला जो हमारी जरूरत है वो हम इस सम्मेलन से काफी हद तक पूरी कर पाएंगे, एक उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य, दूसरा भी सुनिएगा। ये तो हमने दुनिया को दिखाया, जो अखबारों में जाएगा, टीवी में जाएगा, मीडिया में जाएगा। अगर हमने मुख्यमंत्री जी को बुलाने का विचार किया, अगर वो आते हैं या और जो भी लोग आएंगे वो देखेंगे यार आर्य समाज इतनी बड़ी संस्था है। और दूसरी जरूरत को भी समझ लीजिए, आपके अपने परिवार के बच्चे भी उसी संस्था से जुड़ना चाहते हैं जो मजबूत होती है, कमजोर के साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता। और उनको भी मालूम नहीं है कि आर्य समाज कितनी पावरफुल संस्था रही है। ठीक है कमजोरियां समय के साथ आई होगी, उनको ना मानना भी समझदारी नहीं है, मानना चाहिए। आई है समस्या आई, समय लेता। 150 साल कोई समय छोटा नहीं होता। कोई आप बिल्डिंग बना के रखें 150 साल बाद उसके भी सारी जर्जर हो जाती है वो बिल्डिंग भी। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हम घर पर बैठ के चर्चा करें और अपनी कमजोरियों की बात ना करें। आर्य समाज के अंदर भी कमजोरियां आई, समय के साथ विवाद भी हुए, लेकिन विवाद क्यों हुए थोड़ा सा उस तरफ भी चलते हैं। हम लोकतंत्र को जी रहे हैं। हमारे यहाँ गुरु परंपरा नहीं है कि हमारे यहाँ पे जो गुरु था उसने अपने किसी को बना दिया, उसने अपने किसी को बना दिया, उसने अपने किसी को बना दिया। आर्य समाज ने लोकतंत्र को जिया है और लोकतंत्र के नाते आप सब लोगों को अधिकार है अपना अधिकारी, अपना प्रधान चुनने का। और इस लोकतंत्र की परंपरा में कहीं विवाद हुए और विवादों का कारण भी आर्य समाज को कहीं ना कहीं कमजोर करने के पीछे कारण बना, हमें मानना चाहिए। लेकिन उनके बावजूद भी
उन विवादों के बावजूद भी मैं समझता हूं आर्य समाज एक बहुत मजबूत संस्था के रूप में फिर से उभरी है। क्यों, वो सुनिएगा। आर्य समाज का कार्यकर्ता निस्वार्थ कार्यकर्ता, इसके पीछे के स्वार्थ नहीं जुड़ा हुआ। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है जो आप लोगों को अपने बारे में पता होनी चाहिए। आपका मतलब जो आर्य समाज के सारे लोग हैं, आपके माध्यम से बातें हजारों तक जाएंगी जब हमें अपनी अपनी आर्य समाज की बैठक करनी। आज इस बैठक का मकसद क्या है? मैं मलेरकोटला से आया हूं, मैं जलंधर से, मैं अमृतसर से, मैं पटियाला से, मैं लुधियाना से, मैं वहां से, मैं वहां से। आज इन बातों को हम यहां पर कर रहे हैं। हमें अपनी आर्य समाज की एक बैठक बुलानी रहेगी, उसमें सबको इकट्ठा कीजिए, शाम को करिए, सुबह करिए, वो आपकी इच्छा है। लेकिन वहां पर इन सारी बातों के थोड़े थोड़े बिंदुओं को आप वहां पर बताइए, क्योंकि हमारी और आपकी वार्ता तो हो जाती है, लेकिन आपके बाद जो नीचे जो सैकड़ों हजारों लाखों लोग हैं उनसे चर्चा हो नहीं पाती, उन तक ये बातें पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करने चला हूं, अपनी संस्था की विशेषताओं को जान लीजिए। आपकी संस्था की कितनी बड़ी विशेषताएं हैं कि अब जितने भी हॉल के अंदर लगभग 250 लोग बैठे हैं इस समय, 225 से 230 के लोग इस समय लगभग बैठे हैं, 2-4 की अंतर हो सकता है। इनमें से किसी का कोई स्वार्थ नहीं है, ये मैं गारंटी से कहता हूं। स्वार्थ किसे कहते हैं? स्वार्थ इसे कहते हैं जहां पर छुपा उद्देश्य हो। कोई बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनके अंदर हाजिरियां लगाने लोग इसलिए जाया करते हैं कि अगर मैं हाजिरी लगाऊंगा तो समय आने पर मुझे किसी एमएलए की टिकट मिल जाएगी, समय आने पर नगर निगम का टिकट मिल सकता है, शायद मैं एमपी की टिकट भी ले लूं, इसलिए वहां पर मेरी हाजिरी लगानी जरूरी है। एक बड़ी बड़ी गैदरिंग्स होती हैं, उन गैदरिंग्स के अंदर बिजनेसमैन जाते हैं, वो सब एक दूसरे के साथ लेने के लिए जाते हैं। यार मैं जाऊंगा तो कुछ मेरे को भी बिजनेस मिल सकता है। भाई साहब मेरे ऋषि जी यहाँ बैठे हैं, जानते हैं, बीएमआई नाम से बड़ी बड़ी गैदरिंग आजकल हुआ करती है। एक लोहे वाला बैठा है, लकड़ी वाला बैठा है, वो बैठा है, वो बैठा है, सब इसलिए जा रहे हैं आपस में बैठने के लिए कि लोहे वाले से मुझे काम मिल जाएगा, लकड़ी वाले को मुझे काम मिल जाएगा, ऐसे आपस में हमारा बिजनेस बढ़ेगा। तो ना तो आप यहाँ पे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आए, ना यहाँ पर आप सब लोग अपनी राजनीतिक कोई इच्छाएं, शक्ति पीछे छुपा करके कि मेरी राजनीतिक इच्छाएं पूरी होंगी, ना उसके लिए आए। और ना यहाँ पर कोई ऐसे नाम की बाड़े होती कि भाई यहाँ पर जाने पर हमारा बड़ा भारी नाम दुनिया के अंदर हो जाने वाला, ना उसकी इच्छा से आए। किसकी इच्छा से हो? केवल एक इच्छा से आए हो कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने जिस सोच को लेकर के आर्य समाज की स्थापना की थी कि हम सब लोग मिलकर के इस समाज की उन्नति के लिए कुछ कर सकें, और फिर जो हम लोग कर रहे हैं उसको हम लोग बढ़ा सकें, इसके लिए आप सब अपना अपना समय दे करके इतनी दूर से यहाँ पर आए हो। और ऐसी संस्थाएं दुनिया के अंदर विरली ही हैं जिनका एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह निस्वार्थ भाव से काम करने में पूरी तरह से संलग्न है। छोटी बात नहीं। आप कहेंगे भाई साहब यहाँ पर मेला लग रहा है, बहुत बड़ा बड़ी मेला लग रहा है, अभी बता रहे थे बाबा जी का कौन सा मेला, मैं तो नाम नहीं जानता उनका, जो भी लाखों लोग आएंगे इसमें, हमारे से तो बहुत बड़ी भीड़ होगी इसमें। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो जो जितनी भीड़ है वो समाज के उत्थान के चिंतन करने के लिए वहां बैठे कि बोली हाँ या ना बोली? क्या उन सारे लाखों लोगों में 50-60 लोग भी ऐसे होंगे जो पंजाब के अंदर हो रहे धर्मांतरण के बारे में बैठ करके चिंतन और चर्चा करेंगे? बोली हाँ या ना? एक भी होगा? क्या गुरुजी उनसे कहेंगे कि पंजाब के अंदर धर्मांतरण नहीं होना चाहिए? एक भी होने वाला नहीं। क्या उनके सारे लाखों लोग मिलकर के ये सोच सकते हैं बैठ करके कि पंजाब के अंदर बेटियों की शिक्षा बढ़नी चाहिए? हाँ जी बोलना, हाँ या ना बोलना? फिर किस लिए आ रहे हैं वो लोग? केवल गुरु जी के दर्शन करने से उनको पुण्य मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, उनके कर्म सीधे हो जाएंगे, जो उनके मन में भाव होगा वो पूरे हो जाएंगे, केवल इसलिए वो लाखों की भीड़ है। इसलिए उस भीड़ का देश और समाज को कोई भी लाभ ना आज है ना कल होने वाला। इसलिए उस भीड़ से कभी प्रभावित मत होइएगा। मैं अक्सर एक बात बोला करता हूं कि आर्य समाज में कभी करोड़ों की संख्या होने वाली नहीं। आर्य समाजियों की संख्या कभी करोड़ों नहीं होगी, विचार करके चलिएगा, नहीं होने वाली। जैसे आपके पंजाब के अंदर अगर जनसंख्या 4 करोड़ है, मुझे नहीं पता जनसंख्या अंदाजा कितनी है पंजाब की जनसंख्या, एक अंदाजा 3 करोड़। अगर 3 करोड़ जनसंख्या पंजाब की है तो पुलिस वाले कितने हैं? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, इससे ज्यादा तो नहीं भाई साहब। वो कंट्रोल कर लेते कि नहीं? पूरे पंजाब को कर लेते हैं।
हाँ या ना तो करो, कर लेते हैं। 3 करोड़ संख्या में 1 लाख पुलिस वाले कंट्रोल कर लेते हैं। आप ये मान करके चलिएगा कि आर्य समाज सामाजिक पुलिस ही है, आपकी संख्या करोड़ों में नहीं। लेकिन एक बात मान लीजिएगा कि आर्य सामाजिक वो था, अब था मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अब जो कमी आ गई उसको तो हम दूर करेंगे ना। आर्य समाजी वो था जो अकेला आदमी लाखों को प्रभावित करके रखता था, चाहे वो लाला लाजपत राय हो, चाहे सरदार भगत सिंह को, चाहे स्वामी स्वतंत्रानंद हो, स्वामी दर्शनानंद हो, चाहे स्वामी श्रद्धानंद हो, और चाहे उनके आगे हमारी लंबी श्रृंखला एक पंडित चमुपति महाशय राजभर उठाते चलिए, नाम ही नाम होंगे। एक एक व्यक्ति का लाखों लाखों लोगों पर प्रभाव था। तो आर्य समाजी वो होगा जिसका प्रभाव लाखों में होगा, लेकिन लाखों लोग आर्य समाज के साथ जुड़ करके इस जैसे काम करने में लग जाएंगे, इसकी अपेक्षा मत करना। इसलिए आप और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें उस व्यक्ति के रूप में आज यहाँ पर बैठने का अवसर मिला है कि मैं दयानंद की सेना का एक सैनिक हूँ। कमजोर मत समझना अपने आप को। बिल्कुल जो एक मजबूत विचार वाला व्यक्ति होता है, जिसको ये पता है कि मैं अपने जीवन को कहां लगा रहा हूं, जिसको पता है कि मेरा समाज कहां मुझे लेकर के जाना है, जिसको पता है कि समाज में किस परिवर्तन को मुझे लाना है, आप समझ लेना उसी का नाम आर्य समाज है। इन बिल्डिंगों का नाम ना कभी आर्य समाज था, ना कभी आर्य समाज होगा, कभी नहीं था। पंडित लेखराम का नाम आर्य समाज है। पंडित लेखराम के घर की पूजा कभी नहीं हुई। वो पंडित लेखराम अकेले तो था ना जिसने परिवर्तन कर दिया इतना बड़ा, कोई छोटा परिवर्तन तो नहीं किया था उसने। आज हिंदू जाति आपके बारे में क्या जानती है, ये भी हमें चिंतन करना पड़ेगा। इस सम्मेलन में हम ये भी प्रयास करेंगे कि हिंदू जाति, हिंदू समाज, आर्य समाज के विषय में जो थोड़ी सी ऐसी धारणाएं बना लेता है, उसको कैसे दूर किया जाए, ये आज के समय में भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इस सम्मेलन के माध्यम से कैसे करेंगे, उसके लिए कोई ना कोई रास्ता हम लोग मिलकर के विचारेंगे। आम हिंदू आर्य समाज के बारे में जो सोचता है, राम और कृष्ण को नहीं मानते, उनको आज ये बताने की जरूरत नहीं लगती कि जब कृष्ण के ऊपर आपत्ति आई और ऐसी ऐसी पुस्तकें लिख दी गई, कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, और उस पुस्तक को पढ़ करके किसी का खून ही नहीं जला, कोई फर्क नहीं पड़ा किसी के ऊपर। जो अपने आप को कृष्ण भक्त बताते हैं उनके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क किसके ऊपर पड़ा? फर्क पड़ा पंडित चमुपति पर, फर्क पड़ा पंडित महाशय राजपाल पर। क्या करना चाहिए? पंडित जी इसके खिलाफ पुस्तक लिखनी चाहिए। लिख दी पुस्तक, कौन सी लिखी? रंगीला रसूल पुस्तक लिखी। रंगीला रसूल पुस्तक लिख करके जब प्रचार हुआ तब जाकर के दर्द होना शुरू हो गया। ये क्या करते हो, हमारी रसूल के बारे में क्या बोलते हो? भाई तुमने हमारे कृष्ण के बारे में क्या लिखा था? विचार करके देखना, हिंदू जाति को हमने ये बातें कभी बताई नहीं, तो उनको कैसे पता लगेगा कि आर्य समाज केवल उन्हीं के लिए। आज अगर आप गुरु गोविंद सिंह से लेकर के गुरु नानक जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी तक की पूरी कहानियां पढ़ जाएंगे धैर्य से, आराम से। अगर आप ये कह दें कि उनका काम हिंदू समाज को जगाने से अलावा भी कुछ और था, तो मुझे लगता है कि वो गलत ही होगा। हिंदू समाज को जगाना, झकझोरना, उठा के खड़ा कर देना, अपने पैरों पर खड़ा करके उसको आत्मनिर्भर बना देने की जो जिम्मेदारियां उस समय गुरु गोविंद जी से, गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर के और गुरु गोविंद सिंह जी तक, और गुरु गोविंद सिंह जी के बाद में उनके बच्चों ने जो जिम्मेदारियां निभाई बलिदान दे करके, क्या उसको पंजाब की धरती भुला देगी? जैसे कभी उनके बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता, वैसे ही उस दयानंद के बलिदान को भी, उस महाशय राजपाल के बलिदान को भी हिंदू जाति की रक्षा करने के निमित्त कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन दिक्कत कहां पर है? दिक्कत एक जगह पर आती है कि आर्य समाज के अपने महानुभावों को भी आर्य समाज की उस देदीप्यमान इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। ये एक थोड़ी सच्चाई है। इतना बड़ा बलिदान हिंदू समाज के लिए आर्य समाज ने दिया है, उसका इतिहास किस कदर लंबा है। और सारी जगह छोड़ दीजिए, जलंधर का अगर मैं इतिहास उठा लूं, आज उस इतिहास पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन जानना तो आपको पड़ेगा। जिस दलित जाति के लिए आर्य समाज ने कुर्बानी दी, जिन 1, 2, 4, 10, 20 के लिए, 50, 100, 200 के लिए नहीं, हजारों नहीं, लाखों को वापिस लिया। लाखों की उस समय की संख्या अगर मल्टीपल होकर के वहीं रह जाती, आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जिन लाखों को उस समय परिवर्तित कर लिया था, अगर वो लाखों की संख्या उधर की तरफ भी रह जाती, आज वो करोड़ों होती। और वो करोड़ों आपके मित्र होते, कौन होते? किसके लिए किया था आर्य समाज ने काम?
ये बातें पहले हमें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि हम इस सम्मेलन के माध्यम से किसी ना किसी रूप में केवल ये रस्म अदायगी ना रह जाए सम्मेलन। इसके लिए आर्य समाज के इतिहास को लेकर के कुछ चीजें हमें, चाहे वो वीडियोस के माध्यम से हो, चाहे वो छोटी पुस्तकों के माध्यम से हो, चाहे वो टेक्स्ट के माध्यम से हो, चाहे वहां पर प्रदर्शनी के माध्यम से हो, हम लोग कहीं ना कहीं आर्य समाज द्वारा पिछले 150 साल में किए गए कामों को ढंग से बताने का प्रयास करेंगे। ये हमारा इस सम्मेलन को लेकर के एक अच्छी क्वालिटी की प्रदर्शनी वहां बने। आप लोग भी जाए देखें, पहली बार जानेंगे कि हमारे देश, हमारे पंजाब के अंदर केवल पंजाब के बलिदानियों के नाम उसमें लगाए हैं, क्योंकि पूरे दुनिया के इतिहास बताने से तो मुश्किल काम हो जाएगा। केवल पंजाब के जो बलिदानी हुए, जिन्होंने पंजाब के आर्य समाज को मजबूत बनाने के लिए, हिंदू समाज को मजबूत बनाने के लिए बलिदान दिए ना, केवल उनकी हम बड़ी सी प्रदर्शनी वहां पर लगाएं। हमारा अपना बच्चा जब आएगा, चाहे वो प्रधान जी के सुपुत्र यहाँ पर बैठे हैं, एक ये नौजवान यहाँ मलेरकोटला से आए हैं बैठे हैं, एक ये भी जलंधर से यहाँ पर बैठे हैं, ये 3 नौजवान यहाँ पर है, मैं ज्यादा परिचय नहीं हूँ कहाँ से आए हैं। जब ये नौजवान आएंगे, ये खुद आकर के देखेंगे कि आर्य समाज ने ये काम किया है, आप हैरान हो जाएंगे। अगर आज पंजाब का अस्तित्व है तो उसका कारण आर्य समाज है। आज ये पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ कर रख लीजिएगा मेरे पास, इस बात को अन्यथा मत लीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि आर्य समाज का मंच है इसलिए जो मर्जी बोलते हैं, जब आर्य समाज के बारे में तो रोकने वाला नहीं। मैं जो बोलूंगा तथ्यों के साथ बोलूंगा। कन्या महाविद्यालय आर्य समाज का अपने आप में एक बड़ा इतिहास है, कोई कहने की आवश्यकता नहीं। जब बेटियों को नहीं पढ़ाया जाता था, और उसका इतिहास लाला देवराज जी की पुस्तक है, उनकी जीवनी, कभी उसको पढ़िएगा। लाला देवराज जी जिस बेटी को लेकर के आते थे कि तेरे को भाई इसमें भर्ती कर देते हैं, उस बेटी के परिवार वाले और आसपास के मौसा मौसी मामा मामी रात उसके घर पे चले जाकर के गालियां बकते थे बाहर खड़े होकर के देवराज जी के घर पे। तो साड़ी कुलिन लेके जा रहे, साड़ी कुलिन लेके जा रहे। लाला देवराज जी हाथ जोड़ते थे, भाई मान जा ना, साड़ी कुलिन खराब करे तो साढ़े परिवार में बदनाम करने वाले लेके जा रहे। पता नहीं कितनी कितनी गालियां दिया करते थे। लाला देवराज जी कहते थे कभी कभी तो मुझे ये लगने लग जाता था वास्तव में मैं कहीं पाप तो नहीं कर रहा। सोचो जरा, एक एक बेटी को घर से तैयार करके कि अपनी बेटी को पढ़ा लो, तैयार करके लेकर आप उसको आज महसूस नहीं कर सकते एक्चुअली उस समय देश में इस स्थिति को लेकर के क्या स्थितियां थी। स्कूल तो स्कूल छोड़ दीजिए, जब हॉस्टल खोलने की बात आई, बेटी को अपने घर से दूर रखना आज भी सोचना मुश्किल हो जाता है। आज के वातावरण में भी सोचना कठिन है थोड़ा सा, लेकिन उस समय 125 साल पहले बेटियों को अपने घर से बाहर रखने के लिए छात्रावास की सोच पैदा करना छोटा काम नहीं था, पर आर्य समाज ने तो किया। और इस कन्या महाविद्यालय से कितनी बेटियां निकली होंगी, कितनी हजार बेटियां जिन्होंने परिवर्तन का काम किया है। परिवर्तन समाज में अपने आप नहीं आया बंधु, लाया है, और लाने वाला एक है। दोबारा सुनना, एक है लाने वाला। ये मैं बिल्कुल मजबूत तथ्यों के साथ कहता हूं। क्यों? अनाथालय खोले थे आर्य समाज ने। आपके पंजाब में सबसे पहले अनाथालय खुला था फिरोजपुर में, स्वामी जान ने खोला था। उससे पहले तो अनाथालय होते ही नहीं थे। आप कहेंगे होते नहीं थे, हाँ बिल्कुल नहीं होते थे। क्यों? अंग्रेज सरकार का कानून था कि जो अनाथ हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली फादर उसका ऑटोमेटिकली अडॉप्टेड फादर हो जाएगा। ये कानून इसी फादर का मतलब ये था, जो अनाथ हो गया ऑटोमेटिकली वो उसका नीचे आ गया, वो फादर उसका परमानेंट फादर बन गया। आर्य समाज ने कहा ये कैसे भाई, बच्चा हिंदू का जाएगा ईसाइयों के घर, तो कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट में जज साहब बोले भी तुम्हारे नाथालय हैं कहाँ? अगर तुम्हारे नाथालय हो तो हम सोचें इस बच्चे को वहां दे देंगे। लाला लाजपत राय मुकदमा लड़ रहे थे, वकील थे, उन्होंने फटाफट ये कह दिया भाई आज से ही मैं अपना पूरा घर भिवानी वाला आर्य अनाथालय को दान करता हूं। और उसी दिन से अनाथालय खुल गया और उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया, जज का ऑर्डर पास किया हुआ है ये कि हिंदू का बच्चा अगर अनाथ होगा तो पहला अधिकार हिंदू अनाथालय का होगा। किसने सोचा था? हजारों लाखों हिंदुओं के बच्चे ईसाई बन चुके थे, किसी के दिमाग में तो नहीं आई। क्यों आई लाला लाजपत राय के? क्योंकि एक स्वामी दयानंद का विजन लेकर के वो चल रहे थे। आप में से बहुत ही बेहद कम लोगों को जानकारी होगी कि भारत की जो पहली अपनी इंश्योरेंस कंपनी खोली थी, किसने खोली थी मालूम है? कितने लोगों? अपने बच्चों से पूछ के बता देना जरा मालूम है। उसका नाम क्या था? LIC। आपको नहीं मालूम होगा।
उसका नाम था LIC और नाम था पूरा लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी। उसका कार्यालय था लक्ष्मी बिल्डिंग कराची के अंदर। बाद में वही का वही लक्ष्मी बिल्डिंग बन गई दिल्ली के अंदर, और लक्ष्मी बिल्डिंग को ही बाद में चेंज करके LIC की बिल्डिंग बना दिया गया जो आसाफ अली रोड के ऊपर आज उपस्थित है। आप कल्पना तो करो किसने पैदा की सोच। पंजाब नेशनल बैंक के बारे में तो आपको मालूम है सारी बात का कि पंजाब नेशनल बैंक किसने बनाया था? आर्य समाज लाहौर ने। गलती मत करिए दोबारा से, आज चेंज करके जाना बनता। ये मैं इतिहास के वो तथ्य आपके सामने रख रहा हूँ। पहले खुद को मालूम हो कि हम हैं क्या। जब हमें खुद का मालूम होगा हमने किया क्या है, हमारे पूर्वजों ने किया क्या है, तब हमें लगेगा कि अब हमारी जिम्मेदारी क्या है। देश में कोई स्वदेशी बैंक नहीं था, पैसे हमारे होते थे और तिजोरी अंग्रेज की होती थी। हम सारे पैसे उठा के अंग्रेज की तिजोरी में रख के आते थे, भाई तुम इस्तेमाल करो, जैसे जाकर हमें भी लेना होगा तो तेरे से मांगेंगे। क्यों भाई, पैसा हमारा तो बैंक किसके होने चाहिए। ये सोच किसी की नहीं थी बदलू। आर्य समाज लाहौर की अंतरंग सभा, जो आर्य समाज लाहौर पंजाब आर्य सभा की पहली आर्य समाज थी, उस आर्य समाज लाहौर की अंतरंग सभा के अंदर प्रस्ताव पारित हुआ और आर्य समाज लाहौर के अंदर ही, जैसे आपका गेट है ना, इस गेट के कोने वाला कमरा ही आर्य पंजाब नेशनल बैंक बना था। और 2 महीने बाद लोगों ने कहा कि पंजाब नेशनल बैंक जो है ये कमर्शियल है, तो इसको मंदिर के अंदर नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल आर्य समाज के गेट के एकदम सामने वाला घर किराए पे लेकर के फिर वहां शुरू किया गया। लाला लाजपत राय के पहले बैंक अकाउंट होल्डर थे। आर्य समाज की पंजाब में बैंक की स्थापना लाला लाजपत राय ने नहीं की, वो पहले बैंक अकाउंट होल्डर थे। ये चीजें, ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें, मैं इनके ऊपर ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन कितने बड़े बड़े इंपैक्ट इस सोसाइटी के ऊपर हुए हैं ये पहले आज आपको कम से कम जितने पंजाब के प्रबुद्ध लोग हैं ना, उनको ये इतिहास कुछ जानकारी होना बेहद जरूरी है। तभी हमारे अंदर उत्साह बढ़ेगा कि नहीं, इस देश में परिवर्तन करने वाली जो क्रांतिकारी संस्था आर्य समाज थी, क्या इसको कमजोर होने दें? क्या इसको जाने दें अपने रास्ते में जहां जा रही है? ना, इसको मजबूत रखना किसकी जिम्मेदारी है बोलना जी? आवाज में दबी नहीं है। जैसे प्रधान जी ने 5 लाख की घोषणा की थी ना, तो तालियां बड़ी कम बजी। मैं कहा पूरी ढंग से तालियां बजती तो रकम भी बढ़ती, तालियां भी बढ़ती। तो भाई आवाज आनी चाहिए। आज हम घर में बैठे हैं, आज हम कहीं शोर नहीं मचा रहे, हमें कोई बार वाला नहीं सुन रहा, आज हम अपनी बात कर रहे हैं। ये आज आराम से मान के जाना, अब आर्य समाज को अगली पीढ़ी को सौंपने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। और ये अब वो समय आ गया है, ये समय है। और आपकी अगली पीढ़ी केवल आपके आर्य समाज को तब संभालेगी जब उसको लगेगा कि आर्य समाज का इतिहास भी गौरवशाली था, आर्य समाज का वर्तमान भी बिना किसी विवादों के है, और आर्य समाज का भविष्य बनाने की अब जिम्मेदारी हमारी है। जिस समय वो सारे नौजवान, आज यहाँ पे करीब 20 के करीब नौजवान ऐसे हैं जिनकी उम्र 40-45 से कम है, लगभग 20 लग रहे हैं, मेरे को अंदाजा हो सकता 2-4 कम ज्यादा। ये 20 नौजवान और जो मंच पे उपस्थित हमारे सब अधिकारी महानुभाव हैं, प्रधान जी ने एक विचार किया इस बारे में कि हम जितने भी लोग यहाँ पर आज बैठे हैं, जितने भी आज यहाँ पर बैठे हैं ना, इन सबके सुपुत्रों की एक यहाँ पर कॉन्फ्रेंस की जाए। तो जाओ भाई, उस दिन आप आओ क्या मत आना, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी बहू यहाँ पर बैठी, 3-4 घंटे की क्रॉस क्वेश्चनिंग हो, आर्य समाज के बारे में जो मिसकंसेप्शंस हैं वो कुछ दूर हों, थोड़े से क्वेश्चन आंसर हो कि क्या आर्य समाज ये करता। अभी आपको ये जानकारी आर्य समाज ने पंजाब में जो किया वो तो छोटी बात की है, अरे दुनिया भर में जब आर्य समाज फैला उसका श्रेय भी, अगर मैं ये कहूं कि उसको श्रेय भी आर्य समाज पंजाब को ही है तो वो भी गलत नहीं होगा। भाई परमानंद कहाँ के थे जी? पंजाब के थे। यही भाई परमानंद सबसे पहले ट्रिनिडाड गए, यही सुरीनाम गए, यही गयाना गए, यही अमेरिका गए। आप कल्पना करके तो देखो, पानी के जहाज में 40 दिन का सफर था, 40 दिन के सफर को 45 दिन, शायद उससे भी कुछ ज्यादा, उन देशों में जहां ना कभी फोन था, ना कोई चिट्ठी, ना कोई पत्री, उन देशों में उस समय जाना जब कोई आर्य समाज का नाम को नहीं जानता था। और आज वहां पर इतने बड़े बड़े भवन आर्य समाज के, इतने बड़े स्कूल, इतने अनाथालय उन देशों में, छोटे छोटे देशों में। ट्रिनिडाड वेस्ट इंडीज का छोटा सा देश है, सुरीनाम दक्षिण अमेरिका का छोटा सा देश है, गयाना दक्षिण अमेरिका का छोटा सा देश है। उन सारे देशों के अंदर, मॉरिशस में, दक्षिण अफ्रीका में जाकर के महात्मा गांधी से सबसे पहले मिलने वाले अगर कोई सज्जन थे आर्य समाजी तो उनका नाम भाई परमानंद ही था। इन बातों की जानकारी अक्सर आर्य समाज के लोगों को हो नहीं पाती, क्योंकि आर्य समाज में आर्य समाज के इतिहास को लेकर चर्चाएं कुछ कम होती हैं। आर्य समाज में आर्य समाज के इतिहास को लेकर के चर्चाएं कुछ बढ़नी चाहिए। तो पहला तो आज का
जो मैंने थोड़ी सी चर्चा शुरू की थी, उसमें एक ये विचार आया था सभी का कि आप सबके नौजवान सुपुत्र सुपुत्रों की एक बड़ी बैठक इस सम्मेलन से पहले होनी चाहिए, ताकि इस सम्मेलन में उनकी सम्मिलित भागीदारी, उनकी सोच, उनकी जो भविष्य को लेकर के एक माइंड सेट है कि ऐसा समाज होना चाहिए पंजाब के अंदर, उनको हम सुने और वो इस बार के सम्मेलन को आयोजित करने में अपनी बड़ी भूमिका निभा सकें। तो इसके लिए तो मैं प्रधान जी का बहुत बहुत आभार करता हूं कि उन्होंने इस बात को एक अहम समझा और उन्होंने अपने आज के उद्बोधन में भी इस बात को कहा है। और दूसरी जो जरूरत आर्य समाज की आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, वो जरूरत है महिला शक्ति। आर्य समाज में महिला नेतृत्व कुछ कम है, ये हम सबको महसूस करना चाहिए। आज यहाँ पर 30% के आरक्षण की बात चल रही है, उसमें हमें यह भी विचार करना पड़ेगा कि आर्य समाज के अंदर जो महिला शक्ति की कमी है उसको पूरा करना इस सम्मेलन का एक छोटा सा उद्देश्य हमारा रहना चाहिए। इस सम्मेलन में दिखे कि इसको आयोजन करने में युवा महिलाओं का बड़ा योगदान है, यानी वो करती दिखे, कुछ ना कुछ दिखे, फ्रंट पे दिखे कि हाँ भाई ये लोग आयोजित कर रहे हैं। जैसे शादियों में जाते हो ना, पता लग जाता है 2-4 मिनट में लड़के का जीजा ये है, लड़के की मौसी ये है, 5 मिनट में पता लग जाता है उनकी भागदौड़ करने के तौर तरीके से। वैसे ही सम्मेलन में नौजवान फ्रंट पे दिखने चाहिए, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे घर की बहुएं फ्रंट पे दिखनी चाहिए, चाहे वो यज्ञ में दिखें, चाहे वो किसी प्रस्तुति में नजर आए, चाहे वो लोगों का स्वागत करने के कार्यों में नजर आए, चाहे वो जो हम एक प्रदर्शनी होल्ड कर रहे हैं उसको बताने के लिए वॉलंटियर जो खड़े हों वो भी वही खड़े हों, तब हमें लगेगा कि हाँ इस सम्मेलन का हमें एक अलग फायदा हुआ है। केवल नारेबाजी वाला सम्मेलन ना रह जाए, इस सम्मेलन का दूरगामी इम्पैक्ट होना चाहिए। बताया प्रधान जी ने 22 साल पहले हुआ था, यानी 2002 में। 2002 में जब यह सम्मेलन हुआ था पंजाब के अंदर, मॉडल टाउन में बता रहे हैं हमारे मंत्री जी, मॉडल टाउन में हुआ था। अब कहाँ, अब ये साईदास, मतलब मैं ये सोचता हूँ जालंधर के अंदर अगर हम देखें तो साईदास स्कूल, द्वाबा कॉलेज, आपका कन्या महाविद्यालय, डीएवी भी तो है क्या, एचएम, मतलब अगर 8-10 बड़े बड़े विद्यालय, अगर इनके सारों की अगर हम सोचें कि इनमें टोटल बच्चे कितने पढ़ते होंगे, उनकी संख्या अंदाजा लगाना कितनी होगी, ये रफ आइडिया 10-15 हज़ार तो होगी, ज़्यादा ही होगी हैं। एक जालंधर शहर के अंदर देखो, जो व्यापारी होता है वो कैलकुलेशन से चलता है। आज एक छोटी सी कैलकुलेशन बताता हूँ आपसे। जालंधर शहर के अंदर जो हमारे विद्यालय हैं उनके अंदर पढ़ने वालों की संख्या एट ए टाइम, यानी एक स्पॉट पर लगभग 20,000 एक एवरेज ले लेते हैं। 20,000 बच्चे एक समय में पढ़ते हैं, और 100 साल में जो बच्चे पढ़ करके निकले होंगे उनकी संख्या कितनी होगी, आराम से कैलकुलेट करते रहना। एक समय मान लीजिए कि 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल एक बच्चा पढ़ता, उसके अकॉर्डिंगली लिखाएं, लाखों में होगी। आज अगर वो लाखों वाली संख्या आरंभ से हमारे डेटाबेस में रहती, आज हमारी एलुमनी वेबसाइट्स, एलुमनी सिस्टम ढंग से काम कर रहे होते, आज आपकी संख्या मुझे नहीं लगता दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी संस्था से किस कदर बड़ी होती, उसका हिसाब हम लगा ही नहीं सकते। और दीनानगर, आज हमारे दीनानगर वाले आए नहीं हैं, स्वामी जी महाराज और उनके जो बलविंदर जी भी कोशिश कर रहे थे, आज आपके यंत्रण के सदस्य आए नहीं हैं। दीनानगर कितना छोटा सा कस्बा है आपके पंजाब का, छोटा कस्बा ही मानेंगे ना उसको, शहर तो नहीं है जी। 20,000 बच्चे केवल दीनानगर के स्कूलों में पढ़ते हैं। आप सोचो तो सही, मतलब 20,000 बच्चे दीनानगर के छोटे से कस्बे में चलने वाले विद्यालयों में पढ़ते हैं, आर्य समाज के विद्यालयों में। 20,000 यहाँ, और अमृतसर, लुधियाना की संस्थाएं जो आदरणीय मुंजाल साहब की बनाई हुई संस्थाएं हैं, अगर आप उन सभी का डेटाबेस उठा करके देखेंगे तो आपको एकदम से लगने लगेगा, जो कहते हैं ना हनुमान का एक क्या हो गया था, वो विराट रूप, वो ऐसे हो गए थे, वो इतने दिखने में इतने बड़े। जब आप अपने ही संगठन को बारीकी से देखेंगे कि ये कितना बड़ा संगठन है, तब आपको लगेगा ना भाई, संगठन को तो मजबूत करने के लिए हमें अब रात दिन लगना पड़ेगा। निराश होने से काम नहीं बनने वाला बिल्कुल भी। इसलिए ये बातें तो मैंने केवल इसलिए बताई भी, प्राचीन समय में हमने खूब काम किया, कोई कमी नहीं रखी काम में, किसी भी तरह की कमी नहीं रही। हमारे वो आए हुए दीनानगर से विजय पथिक जी, इनके यहाँ पे एक वेद मंदिर है, आप जानते हैं वेद मंदिर दीनानगर के बारे में?
वेद मंदिर दीनानगर रामभज दत्त चौधरी जी, आप में से कुछ लोग हैं तो जानते हैं उनके नाम को, आप में से शायद सबने सुना है जी, सबने सुना। रामभज दत्त चौधरी जी का नाम आम आदमी नहीं सुना, लेकिन अगर आप दलितों के लिए बात करने के लिए अंबेडकर जी का नाम तो आ जाता है। सबसे बड़ी समस्या समझिएगा, जिस समाज ने अपना बलिदान दे दिया उस वर्ग के उत्थान के लिए, जिस समाज ने रामचंद्र वीर का बलिदान दे दिया, रामचंद्र वीर के बलिदान में से कितने लोग जानते हैं आप में से? वही 4-5 नाम उठते हैं, हमारे बलिदानियों को नहीं हम जान पाए, बड़ी भारी दुर्भाग्य। छोटी सी घटना सुना देता हूँ, आपकी जानकारी होनी चाहिए। वीर रामचंद्र महाजन थे, मतलब तथाकथित उच्च जाति के थे, महाजन थे। उन्होंने ये सुन लिया भी हमें किसी तरह की ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए हमारे समाज के अंदर, और अपने अपने लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के ऊंच नीच खत्म करेंगे, उनके साथ भोजन करेंगे, उनके साथ खाना खाएंगे, उनको अपने साथ हवन पे बिठाएंगे, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोलेंगे। आपकी जानकारी के लिए जानकारी होनी चाहिए कि उनके बच्चों को कोई कहीं पढ़ा भी नहीं सकता था। क्यों? अपने साथ उनके बच्चों को कोई बैठने नहीं देता था, अपने कुओं पे कोई पानी नहीं भरने देता था, अपने साथ खाने की तो बात बहुत दूर है। ऐसी परिस्थिति में वीर रामचंद्र महाजन ने कहा, उनका गांव था ये जम्मू के बटेरा गांव था, जम्मू और अखनूर के बीच में, जरा सा अखनूर से थोड़ा सा पहले पड़ता चिनाब दरिया से। और उसमें उन्होंने कहा भी आज मैं सारे समाज को इनको न्योता दूंगा, इनके साथ खाना करूंगा, इनको हवन में बिठाऊंगा और इनके बच्चों के लिए स्कूल खोलूंगा। तो तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? बड़ी बड़ी भारी समस्या आई, सारा राजपूत समाज इकट्ठा हो गया, ये तुम कैसे कर सकते हो? भाई मैं तो करूंगा, जो करना करो। सबने धमकाया, सबने कहा। आप सोचना, आज अंबेडकर जी का नाम है दुनिया के अंदर दलितों के लिए काम करने के लिए, उस वीर रामचंद्र महाजन को कि पॉलिटिशियन तो नहीं बनना था, उस वीर रामचंद्र महाजन को किसी तरह की नेतागिरी तो नहीं करनी थी। वो तो एक इच्छा से गया था कि इनके साथ जो दुर्गति इनके जीवन में होती रही है, आर्य समाज के सिपाही होने के नाते मैं इसको खत्म करूंगा। हुआ, हवन शुरू होने वाला था, रामचंद्र वीर को उठा करके मारपीट शुरू कर दी गई। और मारपीट इतनी हुई, इसके साथ इतनी मारपीट की, तू करके दिखा, तू इन्हें पढ़ा के दिखा, तू खाना खिला के दिखा, तू इन्हें हवन पे बिठा के दिखा। और उसके साथ मारपीट हुई, उसको अस्पताल ले जाएगा। 2 दिन बाद उसका जनवरी में वहीं पर निधन हो गया, उनका बलिदान हो गया। वो बात अलग है, वहाँ पर बाद में स्कूल भी बनाया गया रामचंद्र जी के नाम से, और वहाँ पे उनके बच्चे, दलितों के बच्चे पढ़ते हैं। पर ये घटना जब आर्य समाजियों को मालूम नहीं है तो बाकी किसको मालूम होगी? एक व्यक्ति का बलिदान हो रहा है केवल इस कारण से कि वो दलितों के बच्चों को पढ़ाने की इच्छा रख रहा है, इसके अलावा उसकी कोई इच्छा नहीं थी, कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी उसकी किसी रूप में भी। क्यों? केवल एक दयानंद का सिपाही और आर्य समाज का सच्चा सेवक होने के नाते उसने काम किया। बंधुओं, जब ये बातें दुनिया तक आपके माध्यम से जाएंगी कि आर्य समाज ये है, भाई तुम किस आर्य समाज की बात करते हो? आर्य समाजों को केवल शादियां करने वाली संस्था मान करके एक ऐसा लेवल चिपका दिया गया कि ये तो बस शादियां होती हैं इनके अंदर। तो हमें इन लेवलों को हटाना पड़ेगा, और आसानी से हटा नहीं करते हैं, समय लगता है। उस चीज को वॉश आउट करने में हमें लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, समय लगाना पड़ेगा, तब हटेगा, अपने आप नहीं हटने वाला। इसलिए इस सम्मेलन से हमें बड़ी आशाएं हैं, और वो आशाएं कैसे पूरी होंगी थोड़ा सा उसके और आगे चलते हैं। पहले निवेदन कर दिया नौजवानों की भागीदारी, इसलिए इस सम्मेलन में जब आप आने की तैयारी करेंगे तो सबसे पहले देखिए कि मेरे अपने परिवार के बच्चे और मेरा अपना पूरा परिवार इस सम्मेलन में जा रहा है या नहीं। पहली तैयारी तो आज इस बात की होनी चाहिए। वो पंजाबी की एक बड़ी पुरानी कहावत है, और उस कहावत को हम अक्सर बोलते हैं, अपने ना मर्दे दे फौजा होंगी। ठीक है जी, अगर अपने आर्य समाज के परिवारों के बच्चे ही आर्य समाजी बनते चले जाते तो आज इतनी बड़ी संख्या होती कि आपको किसी दुनिया में किसी के पास जाने की जरूरत नहीं थी। सारे दुनिया के पॉलिटिकल लोग आपके पास ही आते, आपके पैर छूते, आपके वोट मांगते, उसके बिना सरकारें बन ही नहीं सकती थी। अक्सर हमसे जो भूल हुई, हमने अपने ही परिवारों पर ध्यान नहीं दिया। पिताजी आर्य समाज जाते रहे, माताजी जा रही है कि नहीं जा रही है कोई देखने वाला ही नहीं। माताजी कहीं और जा रही हैं, बच्चे उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, बच्चे तो माँ के पीछे जाएंगे। एक बड़ी बारी भूल रही है हमसे, और ये आप सब लोग महसूस करेंगे। जिनके परिवार में माँ आर्य समाजी बन गई, उनके परिवार में पूरा परिवार आर्य समाजी बन गया। जिनमें ये चूक हुई, माँ को हम नाम नहीं ला पाए, वहीं पर बस पिताजी आर्य समाजी रह गए, पूरा परिवार कहीं पता नहीं 10, 20, 25 इस मेले में भी ना जा गए हो हमारे परिवार के लोग, कह नहीं सकते।
सोचने की बात है हमारी। इसलिए बंधुओं, तो आज हम इस विषय पर भी विचार करेंगे कि इस सम्मेलन से एक नई शुरुआत हम करने जा रहे हैं, और वो शुरुआत ये है, अपने परिवार के साथ आना है, अकेले बिल्कुल नहीं आना। इसकी तैयारी आप अभी से माइंड मेकअप करके रखिए। मकसद जिनके पास हम जा रहे हैं, अब जब फिरोजपुर आर्य समाज की बैठक बुलाएंगे तो उसमें सभी परिवारों से हमारा एक ही अनुरोध होगा, भाई इस बार तो परिवार के साथ जाना है, बेटा बेटी छोटा। और हम ऋषि जी ये तैयारी हम करेंगे कि बच्चों के लिए भी हम कुछ ऐसी स्थिति बनाए कि बच्चे आए तो उनको भाषण से मतलब नहीं है, उनको अपने लिए क्या मिल रहा है। हमने जब दिल्ली में सम्मेलन किया था, हमने बच्चों के लिए बहुत बड़ा एक हॉल तैयार किया था, उसमें उनके झूले, उनकी गेम्स, उनके वीडियो गेम्स, उनका सब कुछ था। छोटे छोटे बच्चे वहां जाओ, वहां के लोग, उनको तो उससे मतलब है ना जी, उनको इससे क्या मतलब, आपके मंच पे क्या बोला जा रहा है। तो अगर हम जिस आयु वर्ग को बुला रहे हैं उसके लिए अगर वहां कुछ ना कुछ रखते हैं, तो मुझे लगता है इस सम्मेलन से एक नई जागृति पंजाब में निश्चित रूप से आएगी। तो इसलिए पहला जो जरूरत है जी, अब मैं एक एक बिंदु के साथ आ रहा हूं। मैंने पहली बता दी नौजवानों की भागीदारी, दूसरी बताई है महिलाओं की भागीदारी, और अब तीसरी बता रहा हूं परिवार सहित आना। ये जितने हम यहां बैठे ना, हम पहले पक्का कर लें कि भाई मैं परिवार सहित आऊंगा। इतना तो दबाव चलता होगा तो इतना तो चलाओ कि नहीं भाई साथ जाना है, पूरे परिवार के साथ आना। आजकल सबके पास में गाड़ियां हैं, लगभग लोगों के पास में। बसों के चक्कर में ज्यादा ना रहना कि भाई बसों होंगी तभी जाएंगे ना, अपनी गाड़ियों में। जैसे आप शिमला मनाली तो नहीं कहाँ घूमने जाते हो, लंदन पता नहीं अमेरिका, सारी जगह घूमने जाते हो परिवार के साथ में। भाई ये तो मेरा धर्म का सबसे बड़ा काम है, मैं हूँ आर्य समाजी, मेरा धर्म है वैदिक धर्म, और ये जो मेला है ये मेरे धर्म का मेला है, मुझे तो वहां परिवार के साथ जाना ही है, इसमें मेरी ओर से कोई छूट नहीं है। इसका पक्का कर लो, इसका इतना पक्का कर लो कि उनको लग जाए कि हर 5 साल बाद पंजाब सभा का जब सम्मेलन हुआ करेगा, हमने सारे परिवार के साथ वहां जाना ही है। ये एक परंपरा में आ जाना चाहिए पंजाब की। हर 5 साल बाद जब पंजाब का बड़ा सम्मेलन होता है, कभी वो जालंधर में हो, कभी वो लुधियाना में हो, कभी कहीं हो, आपकी संस्थाएं पूरे पंजाब के हर कोने में फैली हुई। तो तीसरा निवेदन हो गया जी मेरा परिवार के लिए, एक एक आराम से, क्योंकि आज हम बात वही करेंगे जो की जा सकती है। चांद पे रॉकेट ले जाने की चर्चा नहीं करेंगे, मुझे पता भी हमारी ताकत नहीं है चांद पे रॉकेट ले जाने की। जो कर सकते हैं मैं चर्चा उसकी करूंगा। अब चौथी चर्चा पे आ जाएंगे। एक एग्जांपल आर्य समाज का लेके चलते हैं उदाहरण के लिए। आप में से पुरानी आर्य समाज कौन सी है, लगभग 40, 50, 60 साल पुरानी? कोई एग्जांपल यहाँ बैठे हैं लोग? फिरोजपुर है जी, फिरोजपुर 100 इयर्स। चलो फिरोजपुर लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, फिरोजपुर एग्जांपल ले रहे हैं। आप फिरोजपुर का एग्जांपल ले लीजिए। अब मैं वो आप सबके लिए, अब आप सबके लिए कह रहा हूं, एक उदाहरण समझ लीजिएगा बाबू जी आप। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तो उदाहरण ले रहा हूं, आप बात समझ लीजिए। भाई फिरोजपुर के आर्य समाज के अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं, हमारे विजय आनंद जी भी बैठे हैं और भी उनके अधिकारी साथ बैठे हैं। करना क्या है, साप्ताहिक सत्संग के बाद में 3 घंटे बैठे। भाई आराम से समझ लेना, मैं बिल्कुल वही बात कह रहा हूं जो आप कर सकते हो, जो आप कर सकते हो। उसके आगे उसने करना है, वो करेगा कि नहीं उसको छोड़ देना, पर जो आप कर सकते हो, मैं उतनी बात कहता हूँ। आर्य समाज फिरोजपुर के अधिकारी अपने आर्य समाज के साप्ताहिक सत्संग के बाद में 3 घंटे के लिए 7, 8, 10 लोग बैठ जाएं, पुराने जितने भी, और बैठ करके 3 घंटे में एक ही चर्चा करनी है। यार ये बताओ, हमारी फिरोजपुर समाज के कितने सदस्य वो हैं जो पहले कभी समाज में आते थे तब नहीं आते, उनका रजिस्टर मेंटेन करना केवल, और कुछ नहीं करना। तसल्ली से अभी सेकंड स्टेप में मत जाना, मैं जो कह रहा हूँ आराम से समझ। एक 3 घंटे के काम के कार्य में आपके लगभग 50 से 60, 70 परिवारों की सूची निश्चित रूप से बन जाएगी। चाहे आप नवा शहर बैठ के बना लेना प्रेम जी अपने समाज के अधिकारियों के साथ, चाहे आप किसी भी समाज में बना लेना, 50, 60, 70 परिवारों की सूची बन जाएगी। ये मैं दावे से बोलता हूँ। आज कितना समाज का काम था, मैं तो बहुत कम बोल रहा हूँ। अगर आत्मा मॉडल जलंधर या जितनी बड़ी बड़ी पुरानी समाजें वो बैठेंगी तो और भी ज्यादा बनेगी। अभी आपने केवल सूची बनानी है, ध्यान देना भाई। एक वो थे शर्मा जी थे, गुप्ता जी थे, दयाल साहब थे, कृष्ण साहब थे, फलाने लिख ली, सूची बना ली। अब मेरी सूची बन गई और अगला स्टेप केवल और केवल इतना है, उनको आपने एक अकेला फोन और एक कार्ड जो सभा का छपेगा ना, निमंत्रण पत्र, उन तक पहुंचाना है। व्हाट्सएप से पहुंचा दो, चाहे कैसे भी पहुंचा दो कि भाई साहब हो सके तो आना। बस इतना शब्द बोल रहा हूँ। वो आएगा नहीं, ये मान लो कि नहीं आएगा, 1 मिनट के लिए मान के चलना कि वो नहीं आएगा।
ये 1 मिनट के लिए मान लेना नहीं आएगा, लेकिन आप इतना तो काम करो, इस सम्मेलन में एक ये मोमेंटम बनता है ना। क्यों? जैसे शादी ब्याह होता है तो लिस्टें बनती हैं, तेरे दोस्त कितने भाई तू बता, हाँ जी तेरे दोस्त कितने तू बता, हाँ जी तेरी मौसी कितनी, मामी कितनी है, कितनी, सारी लिस्टें बनाते हो नहीं बनाते जी? बनाते हो। ये समझ लेना ये हमारा सबसे बड़ा ब्याह है पंजाब का, और हम सबने अपने अपने रिश्तेदारों को न्योता देना है इसके अंदर आने के लिए। आए ना आए मत सोचना, दोबारा बोल रहा हूं, लेकिन अगर आपकी ये जानकारी भी उनको जाती है कि पंजाब के अंदर एक इतना बड़ा आयोजन और सम्मेलन होने वाला है, और उसका लाइव टेलीकास्ट का लिंक भी आपके व्हाट्सएप से उस तक पहुंच जाता है, आपने लाखों लोगों को कनेक्ट कर लिया है, आपकी एक बहुत बड़ी सफलता होगी, इसको छोटी सफलता मत। लेकिन अगर आप इसे करें ही ना, फिर कुछ लाभ होने वाला नहीं। और उनमें से आपको ये अंदाजा लगा के चलता हूं कि 3 से 5% लोग आएंगे। अगर आपने 100 को न्योता दिया है तो उनमें से 3 या 4% यानी कि 3-4 परिवार इस सम्मेलन में आएंगे। अगर 1 या 2 फॉलोअप आप पे हो गए, और अगर आपने उनको कह दिया कि भाई साहब हमारी समाज से बच जाएगी, आप साथ चलो, तो सवेरे 6 बजे 7 बजे बच जाएगी, रात को 8 बजे वापस आ जाएगी। हाँ या ना करना जी, 3-5% के तो सफलता मिलने की उम्मीद है कि नहीं है? तो इस बार इतना ही काम करते हैं, इससे ज्यादा मत जाएं। मेरा परिवार और मेरे वो लोग जो मेरी समाज के थे, पिताजी के जाने के बाद बच्चों को आना छूट गया, माताजी के जाने के बाद बच्चों को आना छूट गया, झगड़े विवाद के कारण से उसने आना बंद कर दिया। हमें उन सबको इस सम्मेलन में आने के लिए निमंत्रण देना है। अभी बचा हुआ है बीज, अगर अभी इस बीज को बचा लोगे तो दोबारा से वृक्ष बन जाएगा पंजाब में आर्य समाज का, ये मान लेना। लेकिन अगर ये बीज समाप्त हो गया, फिर दोबारा बीज पैदा करने के लिए दयानंद जैसा आना संभव है या नहीं, ये मेरे और आपके हाथ में नहीं है। इसलिए बचे हुए बीज को बचा के रखना और उसके बड़ा पेड़ बनाने की तैयारी करने के लिए सम्मेलन है। इसलिए सम्मेलन को छोटा ना समझें। इस बार का सम्मेलन विलक्षण हो, ये मेरी कोशिश होनी चाहिए। होगा नहीं होगा तो मैं तब मानूंगा जब हो जाएगा, लेकिन हो पहले तो हमारी ये तैयारी होनी चाहिए। और अब चौथी चीज पे आ जाता है। अभी मैंने 4 चीजें आपके सामने रख दी हैं, दोबारा दोहरा रहा हूँ। एक मीटिंग हो नौजवानों की जिसमें अधिकारी वर्ग के बच्चे आ जाएं। अभी ज्यादा का नहीं मैं कहता, लेकिन जितने आज यहाँ पर अधिकारी बैठे हैं ना, जाने से पहले या तो आप किसी की जिम्मेदारी ऐसा लगा दें जो अपने बच्चों के नाम और नंबर आपको देते हैं जाने से पहले, नहीं पड़ते, ताकि आप उनको निमंत्रण सीधे भेजें, ऑफिस से फोन भी जाए, उनको पत्र भी जाए और वो यहाँ पर आए। और जो महिलाएं एक ही दिन में रखते थे, सुबह महिलाओं की बैठक को, शाम को नौजवानों की, जैसे भी आप ठीक समझे वो रख लीजिएगा सम्मेलन से पहले। और तीसरा मैंने निवेदन किया कि परिवार के साथ आना है। भाई परिवार के बिना नहीं, कहते ना भाई ना, इस बार तो चलो संडे है। पंजाब में दूरियां 5 घंटे से ज्यादा की तो नहीं है। जलंधर की दूरी कहीं भी अंदाजा 5 लगभग अंदाजा मान लेते हैं, तो 5 घंटे की दूरी का मतलब है कि आप सवेरे 5 बजे चलेंगे तो यहाँ पर आप आराम से पहुंच जाएंगे। ज्यादा दूर जो है ज्यादा से ज्यादा, नहीं तो 6 बजे चलेंगे, 7 बजे चलेंगे, तब भी आप यहाँ पर आ जाएंगे। और ज्यादा जो आर्य समाज है उसका जो दायरा है वो मुझे लगता है अमृतसर, दीनानगर और ये जो लुधियाना और ये जो एरिया है आपका, इसमें रहेगा। तो ज्यादा दूर जो है शायद फिरोजपुर है, मुझे लगता है बठिंडा, फिरोजपुर, अब बहुत फाजिल का है, ठीक है। अच्छा बठिंडा दूर है जी। अगर रात को आना चाहें तो वो भी देख लेना, फिर कुछ लोग रात को आए तो उसकी कोई व्यवस्था बनती हो तो उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है जी। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब मेरा निवेदन ये है, अगला स्टेप हमारा क्या होगा? अगला स्टेप देखिए, हमारा बेस एक ही चल रहा, हमें आर्य समाज को रिवाइव करना, जिंदा करना है। कल कोई आर्य समाज को मरी हुई संस्थाना कह दे, कमजोर संस्थाना कह दे, हारी हुई संस्थाना कह दे, इसकी तैयारी हमें करनी है। उसके लिए शुरुआत है, सम्मेलन शुरुआत है, अंत नहीं है। सम्मेलन में हमें एक शक्ति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, उत्साह मिलेगा। उस उत्साह को आगे चल करके आर्य समाज को मजबूत करने के लिए हमने अपने अपनी जगहों पे काम करना है। अब उसके लिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, हमारे पास ताकत कितनी है उसको देख लेते हैं। हमारे पास एक पंजाब के अंदर एक अनुमान से मैं बताता हूँ, मुझे पक्का ध्यान नहीं है इसलिए मैं उसके लिए श्योर नहीं करूंगा, लगभग 40 से 50 के करीब स्कूल विद्यालय हमारे पास है। और उनके विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या और उनके विद्यालय में पढ़ाने वाली अध्यापिकाओं की संख्या, ये हमारे पास वो
मनुष्य मानव साधन है जिसको हम माइंडसेट जिनका चेंज कर सकते हैं। भगत सिंह का माइंड कैसे चेंज हुआ था जी? करतार सिंह सराभा का माइंड कैसे चेंज हुआ था? विचार करके देखिएगा। इन सबके माइंडसेट चेंज हमारे विद्यालय कॉलेजों के अंदर हुए हैं। हजारों नौजवान जो डीएवी में पढ़े, डीएवी कॉलेज में पढ़े, गुरुकुल कांगड़ी में पढ़े, हमारी बेटियां जो यहाँ पर कन्या महाविद्यालय में पढ़ी, वो जिस विचारधारा को लेकर के आई थी, जाते समय उनकी विचारधारा तो बदली भी थी। बाकी हिंदी में इंग्लिश मैथ तो सारी दुनिया के स्कूल पढ़ाते, हमने नया क्या किया? हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे पढ़ रहे हैं और दूसरे विद्यालयों में भी यही पढ़ रहे हैं। हमने नया क्या किया? अगर हमने उनकी विचारधारा को ना परिवर्तित किया तो आज हमें आर्य विद्या परिषद, हमारे अधिकारी जिम्मेदार यहाँ बैठे हैं, मिलकर के फिर से एक योजना पर काम करेंगे कि आने वाले 5, 6, 7 सालों के अंदर हमारे विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के माइंडसेट को चेंज करने के लिए हमें तैयारी करनी है। अगर हम उसको कर पाए तो वो समझ लेना किसके काम आएगा? इस पंजाब की एकता और अखंडता के लिए वो काम आने वाला, जिसमें आज आप रह रहे हैं, जिसके भविष्य को लेकर के अभी बहुत सारी क्वेश्चंस इफ एंड बट इस समय मौजूद हैं सबके सामने। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप तो बच्चों को माइंडसेट चेंज कर नहीं रहे, दूसरी तरफ बच्चों को माइंडसेट चेंज करने की पूरी तैयारी चल रही है। सच्ची घटना सुना रहा हूं, अब वो घटना सुन लीजिएगा कि आपके बच्चों के साथ हो क्या रहा है। वो जानकारी हमारे आर्य समाज के प्रबुद्ध लोगों को होनी चाहिए। अमेरिका के महासम्मेलन से अभी जो जुलाई में हुआ, उससे लगभग 3 या 4 दिन पहले मेरे साथ में मेरे पास एक बहुत गंभीर व्यक्ति आए और बड़े रोते हुए, समझ ले, रोते का मतलब आंसू बहाना नहीं होता, रोता का मतलब दिल से आवाज आ रही थी कि विनय जी हम तो बिल्कुल बर्बाद हो गए। मैंने कहा क्या हो गया भाई साहब? बड़ी जरूरी मिलना आपसे। तो मैंने कहा जी मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ अमेरिका जाने के कारण से। बोला जी इतनी जरूरी है कि आप रात को 11 बजे का टाइम दे दो तो मैं आ जाऊंगा। वो अपने साथ एक नौजवान को लेकर के आए जिसकी उम्र 19 साल थी और वो दिल्ली के जो प्रतिष्ठित स्कूल है मॉडर्न स्कूल, उससे वो पढ़ा हुआ था नौजवान। इस समय वो ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग कर रहा है, गाजियाबाद के अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज से कर रहा है। जब वो लेकर के आए तो बोले भाई साहब इसका नाम ये है और ये अपने परिवार का अकेला लड़का है, इनकी संपत्ति 300-400 करोड़ रुपए की, गाजियाबाद में बहुत बड़ी कोठी है, इनका लोहे का बड़ा भारी कारोबार है। पर मैं आपसे क्या कहूँ विनय जी, हम मतलब इसका परिवार और हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए। मैंने कहा हुआ क्या भाई साहब? थोड़ा सा बोले जी ये मुसलमान बन गया है। Oh God. अब आराम से पूछना अपने आप से, वो पैसे के लालच में बनाए क्या? वो औरंगजेब की तलवार के लालच में बनाए क्या? वो गुरुजी के बच्चों की तरह से डराया गया था कि उसको या तो मुसलमान बन जा, नहीं तो तेरे को दीवार में चिनवा देंगे? बोलो जी बना, इस कारण से बनाया क्या? फिर क्यों बना? सोचो। आज आपके सामने सबसे बड़ा ज्वलंत प्रश्न ये है, अगर आज आपने नहीं सोचा, आपको पता नहीं कि आपके बच्चे आने वाले समय में बनने क्या जा रहे हैं, आपको बिल्कुल मालूम नहीं। मैं सच कह रहा हूँ, आपको बिल्कुल मालूम नहीं है। इतना सुंदर नौजवान, 6 फुट उसका कद। मैंने अभी तक उसकी चित्र अलग था, जब मेरे सामने बैठ गया आकर के, जब मुझे पूरे पीछे की कहानी पता लग गई, तब मेरे सामने एक चित्र बदल गया उसके बारे में सारी सोचने का। जैन परिवार था वो, अग्रवाल जैन परिवार से था, अकेला लड़का था। बाप कह रहा जी रोता धोता पागल हो रहा है, कह रहा बिजनेस छोड़ दो, सारी बेच दो, मुझे क्या करना है, मैं बर्बाद हो गया, उछल रहा है, पागल हो रहा है जी, करूं क्या? तो मैं इसको आपके पास इसलिए लाया हूँ कि इसको सत्यार प्रकाश बताना भी है, पढ़ाना भी है और इसको समझाना भी है कि जो इसके चक्कर में आ गया है करें क्या। बोला मैंने कहा जी आपको पता कैसे लगा? बोले इसकी घर की सफाई करते समय इसकी जो काम करने वाली टोपी मिल गई उसको घर के अंदर रखी हुई। आपके घर के नौजवान के अंदर वो घुस गए आकर के और आपको पता ही नहीं है कि आपका बच्चा कहां जा रहा है। यह सारे हिंदू समाज की स्थिति है बंधुओं, एक की नहीं मानना। हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजों में उन्होंने अपना पूरा तंत्र विकसित कर लिया है कि कैसे बच्चों के दिमागों को बदल दिया जाए, क्योंकि आने वाला समय तलवारों के युद्ध का नहीं है, विचारों के युद्ध का है। और अगर इन विचारों के युद्ध में आप हार गए, और माफ करना, विचारों के युद्ध में जीत केवल और केवल दयानंद के विचार से होगी और किसी विचार से हो ही नहीं सकती। उसमें जो मेरे को कहा वो शब्दशः आपको बता रहा हूँ, शब्दशः, उसमें कोई बनावटी शब्द नहीं। उसने कहा विनय जी या तो ये आर्य समाजी बनेगा या ये मुस्लिम बनेगा, अब ये जैन नहीं रह सकता। इससे अच्छा है कि ये आर्य समाजी बन जाए। अभी तक आर्य समाज को अच्छा नहीं मानता था, वो गाली देता था। अब उसको समझ में आ रहा है कि इसने जितने प्रश्न उठाए हैं, इन प्रश्नों का उत्तर केवल आर्य समाज के पास है और किसी के पास नहीं है। कल्पना करके देखो हमारा नौजवान कहाँ जा रहा है।
और जो सज्जन मेरे पास अपने उस बेटे को लेकर के आए थे, उनका खुद का बेटा 12वीं में अभी मॉडल स्कूल में पढ़ रहा था, वो भी बैठा था उनके साथ। मैंने उनसे कहा कि भाई साहब मेरा एक निवेदन है, थोड़ी देर आप बाहर जाकर के बैठो, मैं इनसे कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। वो चले गए। जब मैंने उनके बेटे से बात करनी शुरू करी, जो खुद अपने साथ अपने लाए थे अपने बेटे को भी, बात उसकी थी, दूसरे उनके कजन के जो बेटा था, वो उनका बेटा ये कहता है, विनय जी ये जो बात कहता है ना, ये बिल्कुल ठीक कहता है, ये बिल्कुल तर्कशील है, और मैं भी एथीस्ट हो गया हूँ। वो खुद का अपने बाप के सामने बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, खुद कहता मैं भी एथीस्ट हो गया हूँ। वो कहता जी मैंने 3 कोठियाँ गाजियाबाद में बना रखी, किस काम की, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये भी एथीस्ट हो गया, वो भी एथीस्ट हो गया, मैं करूँगा क्या। अगर हिंदू समाज आज अपनी आने वाली समय की परिस्थितियों को भी जान नहीं पा रहा, तो उसके मरने में कोई कसर बची हुई नहीं। और दिक्कत कहाँ है कि दिक्कत यहाँ पर है कि हमें उसका इलाज मालूम होते हुए भी हम इलाज करने को तैयार नहीं है। हम सब जानते हैं कि दवाई दयानंद है, दवाई दयानंद के अलावा कोई है ही नहीं, लेकिन उस दवाई से तो हमें दूरी अच्छी लगती है। हमें का मतलब आप समझ रहे हैं, हमें मैं शक्ति शब्द इनके लिए प्रयोग कर रहा हूँ। और बंधुओं, उसने 3 घंटे से मेरे से चर्चा की। उसने एक प्रश्न किया, विनय जी जैन साधु ये वो कहते हैं, उन्होंने अपने परिवार से प्रश्न किया, जैन साधु होंगे क्यों घूमते, बताओ मेरे को, उत्तर दो। चलो वो जैन साधु के पास ले गए, उनको लेकर के जाकर के कहा कि ये जैन जो साधु हैं ये बहुत पवित्र होते हैं, इनके जीवन में कोई पाप नहीं किया इन्होंने, इसलिए जो है ना इनका खून सफेद होता है, इसलिए ये बिना वस्त्रों के रहते हैं। कहता जी इसने इसको बात को पकड़ लिया, पकड़ करके बैठ गया। घर आके कहता किसी एक जैन साधु जो नंगा रहता है उसको खून निकाल के दिखा दो, अगर सफेद मिल गया यहीं लौट मारूंगा, मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा। अब बताओ, अब तो उसका उत्तर कहाँ से दोगे, उसका उत्तर है ही नहीं। तर्क से उत्तर मिलेगा, और तर्क दयानंद और आर्य समाज के पास है, बाकी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, है ही नहीं। और वो तर्क को जिंदा रखने वालों को में भी अगर कमजोरी आ गई, तो समय पे जब इस हिंदू को दवाई की जरूरत पड़ेगी ना, तो उनको आप जैसा डॉक्टर मिलेगा नहीं। इसलिए आर्य समाज को जिंदा रखने की जरूरत है। अगर आर्य समाज कमजोर पड़ गया, उस हिंदू को बचाने वाला कोई नहीं है। आज मेरी बात को कुछ सुन रहे हो, रिकॉर्ड कर लेना। आज हिंदू को पता नहीं है कि उमर क्यों रहा है, उमर इसलिए रहा है, दयानंद ने कहा था अगर उस समय मूर्ति पूजा की जगह इन वीरों की पूजा कर ली जाती तो कोई कारण नहीं था। ये दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में अंदर होते हुए लिखा है। वो लिखते हैं सोमनाथ का मंदिर टूट रहा था और सब लोग खड़े थे, बाबा सोमनाथ हमें भी, हमारी भी रक्षा करो और अपनी भी रक्षा करो। और वो जो तोड़ने के लिए आया था वो अपने गजनवी नामे में लिख रहा है, अगर ये सब लोग जो प्रार्थना कर रहे थे 2-2 पत्थर उठा करके मेरी ओर उछाल देते, मेरी सेना के पांव फट जाते, लेकिन मुझे तो रास्ता मिल गया। 17 बार लूटने का रास्ता हमने दिया, अपने आप नहीं मिला था उससे। बिल्कुल बंधुओं, इसलिए वापसी आ जाते हैं। आज हिंदू समाज आज हमारी जरूरत को समझे या ना समझे, भूल जाएंगे। डॉक्टर समझता मरीज की जरूरत क्या है, हमें समझना पड़ेगा कि उनकी जरूरत क्या है। इसलिए हमें अपने आप को मजबूत रखना है। आर्य समाज की विचारधारा जिंदा रहेगी तो हिंदू समाज जिंदा रहेगा, और हिंदू समाज जिंदा रहेगा तो ही ये देश आपका रहेगा, वरना ये देश किसी भी कीमत पर आपका रहने वाला नहीं। किसी भी कीमत पर, चाहे सरकारें कोई भी बन जाएं। आज श्रीनगर में आप वापस जाने की परिस्थिति में नहीं हो, कोई भी बन जाए सरकार, संभव ही नहीं। इसलिए आज आर्य समाज की जरूरत क्या, आज मेरी चर्चा का उद्देश्य एक ही है। आप ये मान लो कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं हिंदू जाति का रक्षक के रूप में पैदा हूँ। आर्य समाज का मतलब हिंदू जाति का रक्षक, सीधा सवाल है, और कोई इसका अपना उद्देश्य नहीं है। पढ़ाया उनकी बेटियों को, उनकी मतलब हमारी सब की बेटियों, अनाथों की रक्षा की, इसलिए कि हिंदू समाज के बच्चे बाहर ना जाएं। शुद्धि की, और शुद्धि के लिए स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान दिया, पंडित लेखराम का बलिदान दिया, किसके लिए? कि इनके हमारे हिंदू भाई मुस्लिम और ईसाई ना बने। बताना किसकी रक्षा कर रहे थे आप? आर्य समाज की रक्षा कर रहे थे कि हिंदू समाज की रक्षा कर रहे थे? आराम से सोचो, शुद्धि आंदोलन किसकी रक्षा के लिए था? आर्य समाजी मुस्लिम नहीं बनता, ध्यान देना। एक बार आर्य समाजी बनने के बाद एक भी उदाहरण नहीं पिछले 150 साल में जो मुस्लिम या ईसाई बन गया हो, एक भी उदाहरण नहीं।
सैकड़ों हजारों लाखों उदाहरण हैं कि हिंदू समाज ने, आर्य समाज ने सैकड़ों हजारों लाखों लोगों को ईसाई और मुस्लिम से हिंदू बनाया, इससे लाखों उदाहरण हैं। लेकिन जब ये बात हमारे उन भाइयों को पता ही नहीं होगी कि आर्य समाज ने ये काम किया है, तो वो आपके साथ में कैसे जुड़ करके खड़े होंगे। इसलिए इस सम्मेलन की तैयारी हम जहां जहां करेंगे वहां तक इन बातों तक को थोड़ी थोड़ी सी पहुंचाना शुरू कीजिए। और शुरू आप तब कर पाएंगे जब आप खुद जानेंगे, तो उसके लिए भी मैं तरीका बताऊंगा। इसलिए बंधुओं, इस समय इस महासम्मेलन को जिस रूप में हमने भव्य बनाना, उसमें अगली कड़ी को और जोड़ते हैं। जहां से हम चलेंगे वहीं से लोगों को पता लगना चाहिए कि आर्य समाज का एक बड़ा भारी सम्मेलन होने जा रहा है जलंधर के अंदर, और बड़ी तैयारी के साथ, बड़ी ऊर्जा के साथ में। जितने हम यहाँ 250 बैठे हैं, अगर सबके गले में भी यहाँ पटके पड़े होते और सबके सिरों पे पगड़ियां बंधी होती, एक रूप बदलता कि नहीं बदलता? एकदम से शो का एकदम से बदल जाता, एकदम से चित्र बदल जाता है। शादी में जब दूल्हे की बारात चढ़ती है तो बारात से पहले सारे बरातियों को, जितने को पगड़ियां बांधी जाती है, तो एकदम से रूप रंग परिवर्तित हो जाता है। ऐसे सुंदर सज करके भव्यतम तरीके से अपने उस आर्य समाज का जिसने देश को परिवर्तन दिया है, हम उसका 150 साल का उत्सव मनाने जा रहे हैं। पंजाब में कोई छोटा उत्सव नहीं है। हमारी आयु कितनी होने वाली है? कितनी जी? 150 साल। छोटा काल है क्या? जिसने आजादी इस देश को दिलाई, हजारों बलिदान जिसने इस देश के लिए दिए, जिसने हजारों अनाथालय खुलाए और दलितों के लिए जो काम किया, उसकी तो एक घटना सुनाई मैंने अभी आपको। आप में से किसी को मालूम है आर्यनगर तो आपके जलंधर में भी तो है ना जी? है? अच्छा भाई, ये बताना, आर्यनगर की घटना किसको मालूम है? आर्यनगर क्यों बने थे? नहीं मालूम? मालूम है? 1 2 कितने बने? 3 4 लोगों को मालूम है, जबकि ये जिम्मेदार लोगों की सभा, सबको मालूम होना चाहिए था। और संक्षेप में बोल देता हूँ, स्वामी श्रद्धानंद की सोच के कारण से आर्यनगर बने। स्वामी श्रद्धानंद के पास जब दलित लोग आए कि जी ना तो हमारे बच्चों को ये पढ़ाते, ना अपने मंदिरों में जाने देते, ना अपने कुओं से पानी भरने देते, ना हमें यहाँ पे मकान बनाने देते, तो हम मुसलमान ना बने तो क्या करें? आर्य समाज ने डबल काम किया, ध्यान रखना। एक तो जो थे उनको वापस लाए, और जो थे उनको जाने। हाँ, लाला गंगाराम मास्टर जो सियालकोट वाले, कितनों के नाम गिनाऊं? तो स्वामी श्रद्धानंद ने कहा कि हम इसका तरीका निकालते हैं, और स्वामी शरणानंद ने सबसे पहले दिल्ली के अंदर आर्यनगर के लिए एक जमीन खरीदी, शीला सिनेमा पहाड़गंज के अंदर। शीला सिनेमा सब जानते हैं, नई दिल्ली स्टेशन के एकदम सामने पहाड़गंज के होटल खाली हैं, वहीं पर एक बड़ी जमीन खरीदी और सारे दलित परिवारों के लिए वहां पे 100 गज के प्लॉट काट के पूरा नगर बसाया। उसका नगर का नाम रखा आर्यनगर, और उसके अंदर स्कूल बनवाया लड़कियों के लिए, उसके अंदर लड़कों के लिए स्कूल बनवाया, 3 कुएं खुलवाए और आर्य समाज मंदिर बनाया। अब यूं बोले, देखो तुम्हारे कुएं यहाँ, तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल यहाँ, तुम्हारे जाने के लिए मंदिर यहाँ, और तुम्हारे रहने के लिए घर यहाँ, और तुम्हारा नाम आर्य, और तुम्हारा ये आर्यनगर। इतना बड़ा क्रांतिकारी काम करने वाली संस्था आज अपने गौरवशाली बातों को ही ना जाने, तो बताओ फिर हमारे अंदर वो चेहरे के ऊपर हंसी और प्रसन्नता का भाव कैसे आएगा कि हमने इतना बड़ा काम किया। और उसके पश्चात वो आर्यनगर सियालकोट में बना, आर्यनगर कराची में बना, आर्यनगर लाहौर में बना, उसके बाद जलंधर में, उसके बाद बरेली में, आगरा में, और कानपुर के अंदर तो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी आर्यनगर। आप जाएंगे यूपी के विधानसभा में, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम ही आर्यनगर है। और हरिद्वार में बना, ज्वालापुर के अंदर बना, रोहतक के अंदर बना, जगह जगह पर आर्यनगर बसाए गए। एक कमाल की सोच थी हमारे नेताओं की। बंधुओं, वो जो सोच थी, अब आज पे आ जाओ। आज हमारे को देश में परिवर्तन करने की हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए अब हमें देखना पड़ेगा कि समाज की कौन सी जरूरत है, जिसको प्रधान जी ने कहा सबसे बड़ी जरूरत आज अकेली ये है। आज की सबसे बड़ी जरूरत अगर मैं आपसे ये कहूं कि हिंदू समाज की रक्षा और पंजाब की रक्षा और देश की रक्षा में क्या है, तो जो हमारे कवियों ने गीत गाए थे वही आज के समय की पूरी जरूरत है। आर्यों गले से लगा लो इन्हें, वरना, जोर से बोलना जरा, आर्यों गले से लगा लो इन्हें, वरना ये लाल गैरों के घर जाएंगे। ये सोचने वाला, ये शब्द बोलने वाला आर्य समाज के अलावा कोई और दूसरा था ही नहीं, था ही नहीं। आर्यों गले से लगा लो इन्हें, और आज भी सबसे बड़ी जरूरत अकेली यही है। इसलिए आज थोड़ी सी इसके ऊपर चर्चा करेंगे 5 मिनट।
ये सबसे बड़ी जरूरत है। और अगर आर्य समाज आज अपनी वृद्धि और हिंदू समाज को कुछ देना चाहता तो उसको इस काम में आगे आना पड़ेगा, और उसका नाम है, हमने कई बार उसकी चर्चा की आप लोगों से, गले लगाइए। यही है वो शब्द जो आदरणीय प्रधान जी ने कहा। आज हिंदू समाज को बचाने के लिए 3 चीजें नहीं है उसके पास। एक तो छत्र शक्ति नहीं है, क्षत्रिय शक्ति नहीं है। क्योंकि आप में से कोई ऐसा मान सकते हैं कि जब कोई दंगा फसाद होगा तो हम सारे तलवारें और बंदूक लेके निकल पड़ेंगे? हाँ या बताता नहीं, हाँ या ना बता दो, हाँ या ना? ना, सब जानते हैं कि नहीं निकल सकते। इसका मतलब क्षत्रिय शक्ति नहीं है आपके पास। आपसे कोई मुस्लिम यहाँ पर आकर के बहस करने लग जाए वेद और पुराण के विषय में, तो आप में से कितने लोग जो है कहेंगे मैं शास्त्रार्थ करूंगा? बताना जी। 1-2 हाथ उठे, चलो धन्यवाद। ज्यादातर कहेंगे इसका मतलब ब्राह्मण शक्ति भी नहीं है हमारे पास में, ना क्षत्रिय की शक्ति रह गई है ना ब्राह्मण की शक्ति रह गई, एक बची है। बोलो कौन सी? वैश्य की शक्ति, धन की शक्ति अभी हिंदू समाज के पास है, और अपनी उसी शक्ति का उपयोग करके आज आप हिंदू समाज को बचा सकते हो। आज दिक्कत कहां पर है? जब मैंने बच्चे की बात आपसे शुरू की थी, वो मेरे लिए बड़ा झटका था, 1.5 महीने पहले की घटना, क्योंकि ऐसी 3-4 घटनाएं दिल्ली में मैं पहले भी देख सुन चुका था। दिक्कत कहां पर है? आज हिंदू परिवार अपने धन को जानता है वो कितना हो गया, मेरी संपत्ति का मूल्य कितना हो गया, मेरे शेयर्स का मूल्य कितना हो गया, मेरे म्यूचुअल फंड का टारगेट कितना हो गया, मेरे सोने चांदी कहां कहां पर रखे हैं, मेरी संपत्तियां कहां कहां पर, उसको सब पता, रियल टाइम जानकारी। 1 मिनट में मोबाइल खोलता, अपनी ट्रैकिंग करता, सब पता लग जाता उसको मेरी कहां कहां है, मेरा बेटा कहां जा रहा है, मेरा बेटा किससे बात कर रहा है, मेरे बेटे के ऊपर कौन प्रभाव डाल रहा है, ये उसको मालूम ही नहीं है, बिल्कुल मालूम नहीं। वो वीडियो कौन सी देख रहा है, वो टॉक्स किसकी सुन रहा है, वो ब्लॉग्स किसके पढ़ रहा है, और वो आजकल जो एक शब्द नया शब्द आया, वो 2 लोग टॉक करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, है जी, ब्रॉडकास्ट नहीं, ब्रॉडकास्ट नहीं, पॉडकास्ट। वो पॉडकास्ट किसके सुन रहा है, उसके सुनकर के उसके मन पे असर क्या पड़ रहा है, ये हम अब नहीं देखते हैं। और इसी का प्रभाव वो बच्चा था, जो जैन बच्चा भी मैंने जिसकी घटना आपके सामने सुनाई है। इसलिए बनो आज उस पर अब ध्यान देने में जबरदस्ती से देना पड़ेगा, नहीं देंगे गई भैंस पानी। एक तो बच्चा है जो उसके साथ जैन परिवार के साथ हुआ, क्यों परेशान था? एक तो बच्चा है, मैं संपत्ति दूंगा भी तो देनी भी तो इसी को पड़ेगी, कहां लेके जाऊंगा मैं इसको, और ये मुसलमान बन गया। सोचो जरा, 4 भाई होते ना, बिल्कुल डर नहीं था उसको। क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? नहीं कह रहे। उन्होंने हमारी कमजोरियों को पकड़ा है, उन्होंने बातचीत आराम से करके हिंदू समाज को कैसे मारा जा सकता है उसके तरीकों को ढूंढा है, और उनको अप्लाई किया हमारे सामने। हमें मालूम नहीं है कि हमारे बच्चे उसका शिकार होते चले जा रहे हैं। इसलिए अंत में मैं जो निवेदन करने चला हूँ वो केवल प्रधान जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा, और वो इस सम्मेलन से जोड़ देता हूँ। हम अभी ये नहीं कहेंगे कि हम जितने आर्य समाज के लोगों से मिलेंगे उन सब से ये करवाएंगे, लेकिन आज जितने लोग प्रबुद्ध और जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर बैठे, मैं इनको आर्य समाज की क्रीम मानता हूँ जो आज यहाँ पर बैठे हैं। हो सकता है 20-30-40 लोग नहीं भी आ पाए होंगे किसी मजबूरी के चलते, लेकिन अब मैं आपसे एक अपील करने जा रहा हूँ। सापेक्षिक सभा ने बहुत अच्छी योजना बनाई है, तो वो योजना केवल इतनी सी थी कि हम किसी एक परिवार को अपना धर्म मित्र बना लें। मैंने पिछली बात में शायद कभी एक बात आपके सामने रखी थी, आज दोहरा रहा हूँ, और एक पूर्ण उद्देश्य के साथ दोहरा रहा हूँ। हम अपने किसी एक परिवार को, अपने मतलब अपने आसपास रहने वाले किसी भी एक गरीब परिवार को अपना धर्म मित्र बना लें। उसको कहने नहीं जाना आपने, बस अपने मन में सोच लिया कि अब ये परिवार मेरा मित्र है, और वो जो परिवार है आपने उसके साथ कितना संबंध रखना है वो मैं बता रहा हूं। अगर उसके बच्चे की कोई पढ़ाई की जरूरतें आप पूरी कर सकते हो तो कर दो। मैंने कहा था ना अभी आपके पास में धन की शक्ति बची है, बाकी कुछ नहीं बचा हुआ आपके पास में, ना बाजुओं में बल बचा हुआ है, ना बुद्धि का किसी तरह तर्क से हरा दोगे, ना वो बचा हुआ है। हमारे पास केवल पैसा बचा हुआ है, तो जो पैसा है तो पैसे से हराएंगे दूसरे को, इसी तरह यही हमारी शक्ति है आज की डेट में। किसी एक परिवार को अपना बना लो, उसके बच्चे की पढ़ाई में जब जरूरत पड़ेगी मैं सहायता करूंगा, उसकी कन्या की शादी में जब जरूरत पड़ेगी मैं जितनी कर सकूंगा, 10,000, 5,000, 20,000, 50,000, जो जितनी क्षमता होगी उतनी करूंगा, और अपनी खुशी में उसको शामिल रखूंगा और उसकी खुशी में मैं शामिल हो जाऊंगा। जैसे उदाहरण के लिए अब दिवाली आने वाली है,
अच्छी बात यह है कि दिवाली इस सम्मेलन से पहले आ रही है। दिवाली पे हम सब लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, हमने सबने टारगेट बना रखे भी 40 को देनी, 50 को देनी है। अब व्यापारी अपने हिसाब से बांटते हैं, अपने कर्मचारियों को बांटते हैं, मित्रों को बांटते हैं। इस दिवाली पर अपने उस मित्र परिवार जितने यहाँ पर बैठे हुए, मैं केवल उनसे बोल रहा हूँ और किसी से मैं नहीं कह रहा हूँ, आपसे अपेक्षा करता हूँ, जो मंच पे बैठे उनसे अपेक्षा करता हूँ, किसी एक परिवार को मित्रों में से अपने बना लो। चाहे आपका कोई सब्जी बेचने वाला है, चाहे कोई नाई है, चाहे कोई धोबी है, चाहे कोई आपका स्ट्रीट होल्डर है, चाहे वो आपके घर पे सफाई करने वाली है, चाहे माई है, चाहे कोई भी ऐसा कोई भी गरीब परिवार जिसको आपको लगता हो आपकी सहायता से इसको थोड़ा सा बल मिलेगा। दिवाली के दिन या उससे 2 दिन पहले उसके घर मिठाई देने चले जाना, भिजवाना मत, भिजवाना मत, खुद चले जाना। थोड़े से पटाखे, थोड़ा सा मिठाई का डिब्बा, अच्छे कपड़े, जो आपकी क्षमता में हो उसको लेकर के उसके घर जाना और कहना ले भाई दिवाली की मिठाई लेके आया हूँ। 5 मिनट हो सके तो उसके घर बैठ जाना, चाहे झुटी हो, चाहे झोपड़ी हो, चाहे कैसा करो, 5 मिनट के लिए बैठ जाना। मैं ये इतनी बड़ी बात आपसे कहने जा रहा हूँ कि बड़ी बड़ी सेनाएं वो युद्ध में जीत नहीं सकती जितनी आपकी ये वाली सेना आपको युद्ध में जिता देगी। वेरी गुड। आप उसके घर 5 मिनट के लिए बैठना, मिठाई उसके घर पे देना, पानी उसके हाथ का पीना, और जब होली आ जाए तब चाहे अपने घर पे बुला लेना उसको, जब भी तू आ रही हो हमारे घर में खेलेंगे, जैसे मर्जी आपकी इच्छा हो आप देखना, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। एक दिन उसके घर चले जाना और एक बार उसे अपने पास बुला लेना। ये जो आपके बाजू बनेंगे, अब आपकी रक्षा और आपकी मित्रता केवल ये बाजू निभाएंगे, बाकी किन्हीं बाजुओं में ताकत नहीं है कि आपको बचा ले और हिंदू समाज की रक्षा कर ले। ये आज पक्का मान करके चले जाना। और सम्मेलन से इसका जुड़ाव केवल इतना सा है, जिनके घर दिवाली पे देने जाओगे मिठाई, उनको कहना भी तुमने भी सम्मेलन में चलना है, हमने तेरे लिए व्यवस्था बना दी है अपनी समाज से, तूने भी जाना सम्मेलन में। जितनी भी चंगाई सभाएं हो रही है ना, इन चंगाई सभाओं के अंदर जाने वाले 90 से 95% वो ही हैं जिनको हमने अपने से दूर किया हुआ है, और कोई वहां नहीं जा रहा। माफ करना, आपके अपने घर में आपके अपने ही परिवारों को आपका ही दुश्मन बनाने के लिए विदेश से व्यक्ति आए हैं और आपके अपने मित्रों को आपका दुश्मन बना करके यहाँ से जा रहे हैं। क्रॉस पहनने के बाद में उनकी श्रद्धा हरिद्वार से समाप्त और वेटिकन से जुड़ जाती है। हम लोग इसको पहचान नहीं पा रहे, इसलिए इस जो निवेदन प्रधान जी ने किया, मैं दोबारा से निवेदन आपसे पुनः कर रहा हूँ, इस सम्मेलन से पहले घर जाते ही सब अपने अपने जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सबने अपने मन में सोच लेना कि लिखना नहीं है, बताना नहीं है, मिलवाना भी मत। जब आप यहाँ लाएंगे सम्मेलन में, तब इनको किसी को यह कह के मत मिलवाना, देख भाई मेरा धर्म मित्र मैंने इसको बना रखा है ना। बस अगर वो मेरे साथ जुड़ गया, वो परिवार मेरे साथ आ गया, उस परिवार के कारण से हजारों लाखों लोग आने वाले समय में आर्य समाज की विचारधारा के साथ जुड़ेंगे बंधुओं। बस यही आर्य समाज की जीत होगी, यही आर्य समाज की विजय होगी, यही दयानंद की विजय होगी, यही वेद की विजय होगी और यही हम सब की विजय होगी। इससे ज्यादा विजय की अपेक्षा मत रखें। कोई संगठन संस्था झंडे लगाने से बड़ी नहीं बनती, कोई संस्था और संगठन बड़ी बड़ी पगड़ियों को पहन करके बड़े जुलूसों को निकालने से बड़ी नहीं बनती। उसके साथ कितनी आत्मीयता से लोग जुड़े हैं, आप विचार करके देखना। आपसे बड़े माननीय प्रधान जी यहाँ पर बैठे हैं, बड़े भारी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, परमात्मा इनको और बड़ा बनाए और ज्यादा दुनिया में इनका नाम रोशन हो, व्यापार बढ़े। लेकिन जिस दिन प्रधान जी अपने किसी कर्मचारी के घर पर चले जाते हैं, उस कर्मचारी का हृदय कितना गदगद होता है, आराम से सोच के देखना। हाँ जी, होता है कि नहीं होता? हमेशा के लिए इनका बन जाता कि नहीं बन जाता? प्रधान जी मेरे घर आए, मेरे मालिक मेरे घर आए। बस आज उस हिंदू समाज को आपका प्यार चाहिए, जो प्यार आप नहीं दे रहे, दूसरा विदेश से आकर के देगा। कि केवल उस प्यार का भूखा वो समाज है जिसके कारण से हमने इस देश को कमजोर करके रख लिया। बांटने वाले बांट रहे हैं। मैंने छोटी सी वीडियो डाली, आप तक पहुंची होगी। हिंदुओं की जाति का जनगणना कराओ, हिंदुओं की जाति का जनगणना कराओ भाई, सोना मुस्लिम की कराओ जाति का जनगणना, पता तो लग जाए इनमें कितने 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 गले अलग अलग संप्रदाय मत हैं, पता लग जाएगा। लेकिन हिंदुओं की जातिगत मतगणना कराने की बातें चल रही है लगातार, हद की बात है। क्यों है? मैंने उसमें बोला क्योंकि हम सब चुप हैं। हमें लगता है महाराष्ट्र से खत्म नहीं होने वाला, हमें लगता है हम कभी मिटने नहीं वाले, इसलिए होता रहे कुछ भी होता रहे ना। अगर वक्फ बोर्ड आज खत्म होने जा रहा है या फिर उसमें परिवर्तन होने जा रहा है, समझ लेना आपकी बहुत बड़ी जीत होने जा रही है, छोटी जीत नहीं है ये। अगर वक्फ बोर्ड का कानून बना रह जाए तो देश में कब आपकी घर पर, कब आपकी समाज पर, कब आपके स्कूल पे, कब आपकी फैक्ट्री के प्लॉट पे दावा कर दें तब वक्फ बोर्ड का जाओ खाली करो, आप कुछ नहीं कर सकते, ये कानून। इसलिए आप अपने बात को मैं अंत कर रहा हूँ।
और अंत में मैं दोबारा से वापसी दोहरा रहा हूँ चीजों। हमने आज विचार ये किया कि इस सम्मेलन को ऐसा बनाना है ताकि आने वाले समय में पंजाब के आर्य समाज को एक मजबूती मिले। ये सम्मेलन इस उद्देश्य से हम लोग करने जा रहे हैं, केवल भीड़ इकट्ठी करना इसका उद्देश्य नहीं है। भीड़ इकट्ठी करना उद्देश्य होता तो स्कूलों के बच्चों टीचरों को कह दिया जाता आ जाओ भीड़ हो गई, फिर क्या जरूरत होती ना। एक एक आर्य समाज का व्यक्ति, एक एक आर्य समाज का परिवार अपने छोटे से छोटे बच्चे को गोद में लेकर के जिस दिन वहां पर आएगा, वही परिवार आर्य समाज का आने वाले 50, 60, 70 सालों तक आर्य समाज की ध्वजा को उठा करके आगे चलेगा। यही सम्मेलन का उद्देश्य है। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को जरूर लेकर के आना। और ये निवेदन मैं हाईकोर्ट से करने जा रहा हूँ कि छोटे बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये माइंड सेट सोचेंगे बैठकर कि छोटा बच्चा आएगा उसको भी कुछ चीज मिलेगी, चाहे छोटी सी मिले, पेंसिल मिले, पेन मिले, कुछ चीज मिले उसको। भाई सम्मेलन में क्या था मैं लेके आया हूँ, उसके गले में कुछ पटका डला हुआ, छोटा डला हुआ हो, लगे हाँ भाई हमारा बच्चा गया था, उसकी फोटो खिंचवाना वहां सब आकर के। छोटे छोटे बच्चों के हम एक जगह बनाएंगे जहाँ पे पूरे परिवार के साथ लोग पूरे दिन फोटो खिंचवाते रहे स्मृति के लिए, तो ताकि एक परिवार की पहचान बने। फोटो को घर में लगाना भी हमारा परिवार आर्य समाज के सम्मेलन में गया था। इसलिए बंधुओं इस सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाइए। तो पहला नौजवानों को साथ जोड़ेंगे, अपने अपने बच्चों का डाटा जाते समय दे करके जाइएगा। यहाँ पे जो भी व्यवस्था माननीय मंत्री जी बताएंगे किनको देना उनको दे दीजिएगा। हमारे परिवारों की बेटियां, बहनें, बहुएं इस समारोह में ज्यादा भागीदारी दे सके, उसके लिए भी आप उनका देके जाइए ताकि उनकी बैठक में उनको बुलाया जा सके। तीसरी बात मैंने परिवार के लिए कही थी कि आपका परिवार के साथ आना। अभी से सोच लो, अभी से परिवार को कह दो 10 नवंबर मतलब आर्य समाज, 10 नवंबर मतलब बस 10 नवंबर का मतलब केवल आर्य समाज के काम में हमने जाना और कहीं नहीं जाना। और चौथी बात मैंने जो फिरोजपुर का उदाहरण देकर के कही थी, रजिस्टर बना लो आर्य समाज में, पूर्व आर्य समाजिक परिवारों का रजिस्टर, यानी ये कभी थे लेकिन आज नहीं जुड़े में, हमने दोबारा से उनको जोड़ना है और इस समारोह के लिए निमंत्रण देना है। ये थी चौथी बात। और पांचवी बात थी धर्म मित्र परिवार, जिसको आप अपना परिवार बना लो। चाहे अपनी घर की माई को बना लेना, या घर पे सब्जी देने वालों को, मैंने 8-10 उदाहरण दे दिए हैं। वो आपकी इच्छा है किसको बनाना चाहते हो, कैसे बनाना चाहते हो, उनको इस सम्मेलन में लाना ही है। ये आपके जिम्मे पर है, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि यही वर्ग है जो हमसे टूटा था और हम कमजोर हुए थे। यही वो वर्ग है जो वापस आएगा तो हिंदू समाज फिर से एक मजबूत बनकर के देश में खड़ा हो जाएगा। किसी की ताकत नहीं होगी हमसे पंगा लेने की। इसलिए आर्य समाज को फिर से वही भूमिका निभानी है जो आज से 100 साल, 125 साल पहले से आर्य समाज निभाता आया है। और अंत में केवल आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ, आपका स्वाध्याय छूटा हुआ है। जितने भी आर्य समाज के लोग हैं उनका स्वाध्याय छूटा हुआ है। ये मंत्र तो पढ़ते हैं, मंत्र का अर्थ नहीं पढ़ते। दयानंद को तो जानते पर दयानंद की जीवनी को नहीं जानते। सत्यार्थ प्रकाश बांटते तो हैं, आर्य समाजी की ये तो विशेषता बतानी पड़ेगी। 100-200 सत्यार्थ प्रकाश सबने बांटी होंगी, लेकिन ये भी दुख से कहना पड़ा होगा कि पढ़ने का पूरी तरह से अभाव है। बंधु, अगर दयानंद का काम आप करना चाहते हो तो आज मेरी एक अंतिम पंक्ति सुन लेना। दयानंद को पढ़े बिना और दयानंद की लेखनी को पढ़े बिना मैं आर्य समाज को जस्टिफाई कर पाऊंगा, ये पूरी तरह से असंभव है, कभी संभव ही नहीं होगा। आर्य समाज की कमजोरी का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि आर्य समाजियों ने ही पढ़ना छोड़ दिया है। आर्य समाजियों का गुण तो उसकी विद्वता थी, जहां बैठता था मुख से झलक जाता था आर्य समाजी है, क्योंकि वो पढ़ता था ऋग्वेद आदि, भाष्य भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि, व्यवहार भानु। केवल एक पुस्तक मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ इस सम्मेलन से पहले, ज्यादा बड़ी नहीं है। ये वाली पुस्तक ये देखो कितनी छोटी सी है, बिल्कुल छोटी सी है, और इसमें एक शब्द भी ना मेरा नहीं है, एक शब्द भी किसी लेखक का नहीं है। इसमें एक एक शब्द ऋषि दयानंद के हैं। जब आप सम्मेलन में आएंगे ना, ये मैं आपको विश्वास से कहता हूँ कि आपकी आर्य समाज के और ऋषि जाति के प्रति धारणा बदल जाएगी अगर आप इसको पढ़ करके आएंगे। जैसे होमवर्क होता है ना हमारा कि भाई 1.5 महीने का 2 महीने का समय है हमारे पास में सम्मेलन में, और ये मेरा होमवर्क है। वैसे तो 1.5 दिन का है, 2 दिन का ही काम है, इससे ज्यादा नहीं है। इसमें ऋषि जानकी स्वयं की लिखी हुई आत्मकथा है थोड़ी सी, जो उन्होंने लिख पाए थे, जितनी वो लिख पाए थे खुद अपने हाथों से, उसी को शामिल किया, लोगों की लिखी हुई को नहीं किया। उसके पश्चात उनके द्वारा लिखे गए छोटे छोटे जो ट्रैक्ट हैं, बहुत छोटे वाले, व्यवहार भानु, आर्योदेश रत्नमाला, गोपूर्णा निधि, और उसके पश्चात में जो सत्यार्थ प्रकाश जब उन्होंने लिखी तो उसमें जो भूमिका उन्होंने लिखी है, पहले बेसिक भूमिका लिखी,
उसके बाद में 12वें, 13वें और 14वें समूहलास के लिए अलग से भूमिका लिखी, एक एक पेज की, कि मुझे ये लिखना क्यों पड़ रहा है, वो भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। ऋषिदान को जान लो, अपने आप में परिवर्तन आ जाएगा। काम करने के लिए किसी विनयारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही मन के अंदर इच्छा पैदा होगी। हे ईश्वर, तूने मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की कि मुझे आर्य समाजी बना करके संसार में भेजा, नहीं तो मैं भी पता नहीं कहाँ कहाँ सिर फोड़ रहा होता, ना जाने कहाँ कहाँ माथा टेक रहा होता, ना जाने कितने माथे पे लेपेट रहा होता। और जो दिल्ली से वैष्णो देवी तक लेट लेट करके लोग जाते हैं बेचारे मोक्ष की प्राप्ति के लिए, उन्होंने कम से कम ऋषिदान के कारण से हम इन सब अंधविश्वास और पाखंड से बच चुके हैं। ये तो ऋषिदान की देन हमारे पर है ही। इसलिए ये पुस्तक आज तो मैं ला नहीं पाया, लेकिन हैं ना जी ना, मेरा होमवर्क तो अभी कल उस दिन मिलेगी तो क्या फायदा होगा। तो भाई आप सभा से मंगवा लीजिएगा यहाँ से, लेकिन पक्का आधार सभा में ना जितने भी आप जाओ 25-30 रुपए की है, ज्यादा महंगी नहीं है पुस्तक, बड़ी सस्ती सी पुस्तक है। आप सभा में ना अभी लिखवा जाना भी मेरी फिरोजपुर समाज को 50 भेज दो, 30 भेज दो, 20 भेज देना, ये सभा में आ जाएंगी, यहाँ से लगवा देना, अपने अपने सदस्यों को देना। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। अगर हमने आने वाले समय में आर्य समाज के कामों को करना है तो हमें मालूम होना चाहिए मेरा दयानंद कौन था, उसकी सोच कौन थी, उसका त्याग क्या था, क्या दुनिया को उसने दे दिया है। बस इन्हीं शब्दों के साथ में ये सम्मेलन ऐसा हो कि पूरे भारत, पूरे पंजाब पे इसका असर जाए, पूरे भारत पर इसका असर जाए। और बड़ी बात यह है कि हमें भी इसमें शामिल किया गया है। क्यों? दिल्ली भी पंजाब का भाग था, हरियाणा भी पंजाब का भाग था, हिमाचल भी पंजाब का भाग था, और जम्मू कश्मीर भी पंजाब का भाग था। वो बात अलग है, जो पाकिस्तान में हिस्सा चला गया उसको हमारे मंत्री ने नहीं बुलाया, नहीं तो मैं ये सोचता हूँ अगर पंजाब कभी ये हमारा ये अलग ना होता तो पंजाब सभा का लाहौर जो था वो क्या कमाल का इतिहास था आर्य समाज का। कोई बात नहीं, हम उन सब चित्रों को कोशिश करेंगे कि जो पंजाब सभा की संपत्तियां थी, संपत्ति मतलब जो हमारी देन थी, वो हम सब वहां पर एक चित्रावली में लोगों के लिए लगा सके। और आप सब लोग भी पहली बार देखेंगे कि पंजाब सभा ने कहां से शुरू किया था काम, 1893 में, 1885 में पंजाब सभा बन गई। सोचो जरा, 1885 में। तो वहां से लेके स्टोरी लाइन लेकर के हम थोड़ी कोशिश करेंगे कि इस पंजाब सभा के संबंध में बनाएं और पूरे देश और दुनिया पर इसका जबरदस्त प्रभाव जाए और आने वाले समय में पंजाब फिर से उसी भूमिका में आ जाए जिस भूमिका में आज से 100 साल पहले था। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार करता हूँ कि आपने आज आकर के पक्का संकल्प ले लिया है कि 10 नवंबर का दिन एक ऐतिहासिक दिन होगा आर्य समाज के पंजाब के इतिहास में, कि पंजाब में फिर से जो छोटी छोटी कमियां आई हैं वो पूरी तरह से ठीक होकर के नए रूप में आर्य समाज पंजाब फिर से काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।